मैं कमाल खान और राजदीप सरदेसाई मौलाना आज़ाद सेंट्रल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस मीडिया कॉन्क्लेव में आपका इस्तकबाल करते हैं। आज के दिन हम ये बात करेंगे कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुसलमानों की कवरेज किस तरह होती है। क्या वाकई उनकी सही तस्वीर पेश होती है? क्या वाकई उनके बारे में सही खबरें छपती हैं? क्या मीडिया एक नेगेटिव स्टीरियोटाइप उनका गढ़ता है? क्या इसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ में कुछ अंदेशे, शक व शुबहे और दूरियां पैदा होती हैं? ये भी हम बातचीत करेंगे इसके ऊपर भी कि जो मुस्लिम उलेमा हैं अक्सर वो गलत वजहों से क्यों सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो 3 तलाक का मसला हो, तरह तरह के फतवे हों और तमाम तरह की गलत चीज़ें हों। इस पे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या मीडिया में, हिंदुस्तानी मीडिया में जो मुसलमानों की हिस्सेदारी है वो मुनासिब है या नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बहुत मशहूर सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं। कमाल, शायद पहली बार इस लेवल का एक पैनल बनाया गया है जहां भारत और पाकिस्तान के गेस्ट आए हुए हैं। बातचीत होगी उर्दू में, हिंदी में और अंग्रेजी में। और अगर आप देखेंगे कि अलग अलग विचारधाराओं के लोग आए हैं। मसला एक है, जैसे कमाल ने कहा, या पहला मसला जो है, क्या एक स्टीरियोटाइप बन गई है, एक मुसलमानों की एक इमेज बन गई है मीडिया में, एक नेगेटिव इमेज खास करके बन गई है, एक नेगेटिव स्टीरियोटाइप बन गई है। और किस हद तक मीडिया इसके लिए जिम्मेदार है, किस हद तक समाज इसके लिए जिम्मेदार है। मैं शुरुआत करूंगा पाकिस्तानियों से, पाकिस्तानी गेस्ट से, क्योंकि जब एक तरह से मेहमान नवाजी हैदराबाद में हम कर रहे हैं तो नजम सेठी साहब आपसे शुरुआत करते हैं। ये जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है मीडिया में कि एक तरह से दाढ़ी, टोपी, तभी आप एक तरह से एक मुस्लिम इमेज बन जाती है, किस हद तक आप मीडिया को इसके लिए जिम्मेदार रखते हैं, या एक तरह से आप समझते हैं कि सोसाइटी, समाज इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट इंडिया, बट द इमेज जो पाकिस्तान में बैठ के हमें नज़र आता है, जाहिर है वो मीडिया के ज़रिए नज़र आता है, मगर मीडिया के अलावा आपकी फिल्मों के ज़रिए भी नज़र आता है, आपकी प्लेज और थिएटर के ज़रिए भी नज़र आता है, टेलीविज़न पे भी नज़र आता है। सो एवरीवेयर इट्स द मीडिया और इट्स द फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन पाकिस्तान में क्या एक स्टीरियोटाइप इसी तरह की बन गई है कि एक तरह से एक कट्टरवादी, फनेटिक इमेज जो बनी है, क्या इसके लिए मीडिया ने एक तरह एक तस्वीर बनाई है या वाकई एक हकीकत भी है? नहीं, आपका मतलब है कि पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान के मुसलमानों के बारे में आप पूछ रहे हैं? हाँ, पाकिस्तान के मुसलमानों के बारे में एक स्टीरियोटाइप बनाई है। नहीं, वहाँ तो ऐसा कोई स्टीरियोटाइप नहीं है। वहाँ रिलीजियस पार्टीज़ भी हैं, मौलाना हजरात भी हैं, वो आके अपना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू या मौक़िफ़ पेश करते हैं, और दूसरे लोग भी हैं जो कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू मौक़िफ़ पेश करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने टोपियाँ पहनी हो या दाढ़ियाँ रखी हों, ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट दाढ़ी के बग़ैर वाले लोग ज़्यादा स्ट्रांगली आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और इस्लाम के अलमबरदार हैं। सो हमारे यहाँ तो ऐसा कोई स्टीरियोटाइप इमेज नहीं है। अलबत्ता हमारे यहाँ रिलीजियस पार्टीज़ का जो है उसकी लेजिटिमेसी है, और अगर रिलीजियस इश्यूज़ के ऊपर कोई बात हो तो हमेशा मौलाना हजरात को बुला लिया जाता है अपना मौक़िफ़ देने के लिए, मगर उनके साथ फिर दूसरे लोग भी बैठे होते हैं जो कि या उनकी हिमायत करते हैं या उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं। मगर ज़ाहिर है अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है तो वहाँ ये मीडिया हमेशा किसी न किसी मौलाना को ज़रूर तशरीफ़, उन्हें कहते हैं आइए और बताइए हमें। महमद सरफराज, कहीं ना कहीं क्या पाकिस्तानी मीडिया में एक इंडियन मुस्लिम की भी एक स्टीरियोटाइप बनी हुई है कि इंडियन मुस्लिम जो है वो टारगेटेड है, वो विक्टिम है, जो बेचारा है, ये हिंदू समाज जो है वो टारगेट कर रहा है, बीजेपी जो है वो एक तरह से मुसलमान को टारगेट कर रही है, ये भी एक स्टीरियोटाइप क्या पाकिस्तान मीडिया में बना हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल, ये तो है। और ये खाली इंडियन मुस्लिम्स के बारे में नहीं है, वैसे ही हम
इस्लाम के ठेकेदार अपने आप को, हमें पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा इस्लाम का ठेकेदार बना हुआ है, तो वो पूरी मुस्लिम उम्मा के बारे में कहीं भी कोई मुसलमानों पे जुल्म हो, बेशक वो बोस्निया में होगा, बर्मा में होगा, पैलेस्टाइन, यानी कि वो कई दफ़ा ये अक्सर भूल जाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ दूसरा मुसलमान क्या कर रहा है, और उनको बाकी दुनिया के मुसलमानों की ज़्यादा फिक्र होती है, अपने मुसलमानों की कम होती है। नहीं, अगर आप देखिए पाकिस्तान के मुसलमानों की जो तस्वीर यहाँ पेश होती है, पाकिस्तान के मुसलमानों से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है तमाम लोग हिंदुस्तान में, और हम टीवी पे अक्सर ख़बरें देखते हैं कि यहाँ दहशतगर्दों ने किसी स्कूल को उड़ा दिया, किसी इमामबाड़े को, किसी मस्जिद को। तो एक आम जो आदमी है उसके जहन में कोई तस्वीर है कि वो पठानी सूट पहने हुए लोग हैं और बिना मूछ वाले, दाढ़ी वाले, और कुछ बहुत जालिम किस्म के लोग हैं। हिंदुस्तान में ये जो इमेज है पाकिस्तान के लोगों की, सीमा मुस्तफ़ा साहब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? क्या मीडिया हिंदुस्तान का ज़िम्मेदार है? लोगों की किस हद तक इसमें ज़िम्मेदारी है कि वो कथा कलामी माफ़, मैं थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा। वो जो पहला सवाल है और इसके बारे में भी अगर आप इजाज़त दें तो वो ये जी कि ये सही है बिल्कुल कि हमारे यहाँ जनरली स्पीकिंग हमारे मीडिया का मौक़िफ़ आपके माइनॉरिटीज़ के बारे में नेगेटिव है, और बिल्कुल ये मीडिया में जो डिस्कशंस होती हैं हमारे एंकर्स और बाकी लोग भी, ये स्टैंडर्ड टेकन फॉर ग्रांटेड है कि जी हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं वो पिसे हुए हैं, दबे हुए हैं, उनके ऊपर उन्हें पूरी उनके हक़ायक़ उन्हें नहीं मिलते, और एक हिंदू सिविलाइजेशन है जो उनको डोमिनेट कर रही है। ये बिल्कुल एस्टैब्लिश विजडम है पाकिस्तानी मीडिया। लेकिन ये है क्यों? क्योंकि ये सच नहीं है। तो ये तो फिर आपका मसला है ना, आप अगर उसको किसी तरीके से काउंटर करें। लेकिन सोचते तो आप हैं ना उसके बारे में इस तरह। हमें क्या तो वजह है कि ऐसी सोच है? हमें तो जी हमारे मीडिया का तो एक मौक़िफ़ है हिंदुस्तान के बारे में, जैसे आपके मीडिया का एक मौक़िफ़ है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। मेरे एक बड़े करीबी दोस्त थे, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट गिरीलाल जैन साहब, वफ़ात पा गए। वो हमेशा बहुत सख्त रवैया रखते थे पाकिस्तान के बारे में, और बड़े उनके कॉलम्स होते। तो एक दफ़ा मैं उन्हें दिल्ली में मिला तो मैंने कहा कि आप जो लिखते हैं उसमें हकीकत नहीं होती। तो कहने लगे नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे पता है वहाँ क्या होता है, किस किस्म का इस्लाम है, किस किस्म का तशद्दुद है, वायलेंस है, ये है वो है। तो मैंने उनसे दरख्वास्त की कि आप पाकिस्तान का एक चक्कर तो लगाएं, देखिए तो सही कि हकीकत क्या है। तो खैर वो आए पाकिस्तान, और आए, मेरी तो मुलाकात उनसे नहीं हुई, मगर वो जब वापस गए तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा मेया कल्पा एक मजमून लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो जब गए थे तो उनका ख्याल था कि हर औरत जो उनको नज़र आएगी वो बुरके में होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, और कोई 5 स्टार होटल्स नहीं होंगे, और वहाँ आमदोरफ्त जनरली जैसे उन्हें इंडिया के 5 स्टार होटल्स में लोग नज़र आते हैं, आते जाते फैमिलीज़ के साथ, औरतें जो हैं वो बिल्कुल फ्रीली मिक्स कर रही हैं। बिल्कुल उनका ख्याल था कि ऐसे उन्हें वहाँ का माहौल नहीं मिलेगा, और उन्होंने आके फिर लिखा कि नहीं, वहाँ तो ऐसी नहीं है, वहाँ तो बिल्कुल अगर जैसे आप दिल्ली में आप जाते हैं वैसे ही आपको लाहौर भी नजर आता है, एंड सो ऑन। यानी वीजा पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि इंडियन जर्नलिस्ट थोड़ा पाकिस्तान ज्यादा जाए और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थोड़ा इंडिया ज्यादा मगर यही तो मसला है राजेश सर। जी सीमा जी बताइए। 2 चीजें आई थिंक, ये जो पाकिस्तान का रवैया है इंडियन मुस्लिम के बारे में, इट इज़ लार्जली टू डू कि जो इनकी 2 नेशन थियोरी थी, तो अगर हैप्पी इंडियन मुस्लिम वो काउंटर करता है उस 2 नेशन के सक्सेस का, एंड अ मिजरेबल विक्टिम इंडियन मुस्लिम उसको इट सॉर्ट ऑफ सपोर्ट्स दैट सिस्टम। तो आई थिंक ये शुरुआत वहाँ से हुई है और वो बढ़ती आई है। और दूसरा पॉइंट जो आपने कहा कि यहाँ पर क्यों हम लोग एक तरीके का दिस काइंड ऑफ कनेक्ट, आई थिंक वो तो कम्युनल प्रोपेगेंडा है, और ये एक प्रोपेगेंडा हमेशा रहा है दैट अगर आपको यहाँ पे तनाव बढ़ाना है तो मुसलमान को आप लिंक करें पाकिस्तान से, पाकिस्तान लिंक है टेररिज्म से, सो ये फिर एक आर्ग्यूमेंट नॉर्मली बन जाता है। लेकिन यहाँ जो तकलीफ है, शाहिद साहब आप उर्दू अखबार के एक एडिटर हैं, किस हद तक आप समझते हैं कि इंडियन मुस्लिम की परेशानी, देखिए टेलीविजन प्रोग्राम में जब तक आपकी दाढ़ी नहीं हो, आपकी टोपी नहीं हो, आप एक स्टीरियोटाइप नहीं बनते। आजकल के ज़माने में जो बहस होती है, एक तरफ आप रखते हैं वीएचपी के किसी साधु संत को और दूसरी तरफ किसी मौलवी को रखते हैं, और दोनों के बीच में आप टक्कर करवाते हैं। क्या आप लगता है ये सबसे डरावनी बात है, क्योंकि इससे एक तरह से समाज बट रहा है, कमज़ोर नहीं और कमज़ोर हो रहा है, समाज जुड़ नहीं रहा है। किस हद तक आप मीडिया को इसके लिए जिम्मेदार रखते हैं?
देखिए, स्टेरियोटाइपिंग के लिए दोनों जिम्मेदार हैं। जैसे आज मैं शुरू करूंगा उर्दू से कि उर्दू के बारे में ये कहा गया कि ये मुसलमानों की जुबान है। आरएसएस ने कहा, बीजेपी ने कहा, एंटी उर्दू वालों ने कहा, और मुसलमान ने आराम से उसे टोपी पहना के, पजामा पहना के घर में बिठा लिया और खुश हो गया कि ये तो मुसलमानों की जुबान है, और घर के अंदर बंद कर दिया उसे। तो दोनों तरफ से गड़बड़ हुई। तो स्टेरियोटाइपिंग के लिए दोनों जिम्मेदार हैं। और जैसे मुझ जैसे लोगों ने स्टेरियोटाइपिंग को तोड़ने की कोशिश की है कि मैंने टोपी पहनी, ना पजामा पहना, ना दाढ़ी रखी, और मैं उर्दू का अखबार भी निकाला, उर्दू की सहाफत भी की, उर्दू बोलता भी हूँ, प्राउडली उर्दू बोलता हूं, कोई उसमें मैं शर्म नहीं महसूस करता, उर्दू सहाफत में नहीं करता, और मुसलमानों की आवाज भी सोशियो इकोनॉमिक टर्म्स में उठाता हूं। क्योंकि होता यह है कि जब कभी कोई मुसलमान आता है तो मुसलमान की बात करता है तो वही कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ ये हुआ, उर्दू के साथ ये हुआ, और मुसलमान जो है उस बेचारा वो बेचारा है। अब वो ये नहीं कहता कि मुसलमान को कितनी जॉब्स में क्या जगह मिल रही है, पेट्रोल पंप जब दिए जाते हैं, बैंक लोन दिए जाते हैं, उसमें क्या उसकी पोजीशन है। तो मुसलमान भी अपने को स्टेरियोटाइप कर लेते हैं और एक कैद कर लेते हैं अपने मेंटल घेटों के अंदर। तो घेटों से दोनों को निकालने की जरूरत। तो तीसरी बात मैं कहूंगा कि हम मीडिया को भी स्टेरियोटाइप करते हैं, क्योंकि जैसे हम कहते हैं मुसलमान ऐसे होते हैं, हम ऐसे कहते थे मीडिया ऐसा होता है। देयर इज नो मीडिया। every media person has a different perspective, different style, different approach। इसलिए मीडिया अच्छा भी है, बुरा भी है। जैसे मुसलमान अच्छा भी है, बुरा भी है, ज्यादा समझदार भी है, ना समझ भी है। मीडिया के अंदर सब कुछ हो रहा। और आज जो जितने मुसलमानों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, या किसी के साथ भी ज्यादतियां हुई हैं, उसको अगर कोई बाहर लाया है तो मीडिया लाया। और सबसे ज्यादा राजदीप सरदेसाई पे इल्जाम लगता है कि ये जो है बड़ा प्रो मुस्लिम है। और ये तो आपका भी मसला वो है, मेरा भी मसला वो है कि जाहिद एक तंग नजर ने मुझे काफिर समझा, और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं। अरे वाह, ये बताइए स्वपन दासगुप्ता, किस लेवल तक, टू व्हाट एक्सटेंट इज द राइज ऑफ द संघ परिवार, संघ परिवार से आने से, उनको पावर में आने से किस हद तक आपको लगता है ये तस्वीर बदली है कि मुस्लिम को लगता है कि मैं विक्टिम बन रहा हूं, बेचारा हूं। दूसरी तरफ हम एक हिंदू स्टीरियोटाइप भी अब कर रहे हैं कि एक संघ परिवार जो है वो मुसलमान को खत्म करने पर तुला हुआ है। क्या आपको लगता है संघ परिवार से आने से ये सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है? हैज इट बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड? I'll answer that question in English, partly because I think you'll also recognize that apart from Hindi and Urdu, there are other Indian languages which will not be understood here. So I'll choose English. And I think that's a deliberate point to those like Shekhar who believe that love can only be expressed through Urdu. It can also be done in Bangla, but I think if I speak in Bangla, you see, a stereotype to be successful has to have an element of truth. You cannot create a stereotype of a person, say, in a Bollywood film, if it has no bearing with reality. It has to have a germ of truth in it. The point is, what stereotypes do is, it exaggerates a trend, number one, and number two, it believes that that position is static. That if the Dariwala was the vision, say, 40 years ago, the Dariwala should be the vision 40 years later. लेकिन स्वपन so ये अनचेंजिंग हो जाता है। स्वपन जी, एक पॉइंट इसमें है कि जब आतंकवादी हमला होता है तो एसएमएस निकले थे, all Muslims are not terrorists, but all terrorists are Muslims. सब जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं है, लेकिन सब आतंकवादी जो है मुस्लिम है। ये एसएमएस फैला हुआ था लोगों में और हर बार फैलता है। क्या आपको नहीं लगता इससे एक स्टीरियोटाइप रीइंफोर्स हो रही है? एक चीज इसमें जोड़ना चाहेंगे, बहुत सारे मिथ्स हैं उस तरह के। जैसे मिसाल के लिए कि मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जैसे एन राम साहब ने कुछ खबरों का हवाला दिया था जिसमें बता रहे हैं कि और वो हिंदू कम हो जाएंगे और मुसलमान बढ़ जाएंगे। इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कई उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो मुसलमानों का बहुत ज़बरदस्त अपीजमेंट कर रही हैं। नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो कश्मीर में ज़मीन नहीं ख़रीद सकते हैं, ये देश हिंदुओं का है, जो मुस्लिम्स हैं सारे यहाँ पे वो इन्वेडर्स हैं। मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान बनाने के लिए वो जिम्मेदार हैं। एक तबका ऐसा है जिसका ये मानना है कि ये एक सस्टेन्ड कैंपेन है संघ परिवार की, जिसकी वजह से मिडिल क्लास। I hold no brief, but each of these statements are half truths. In other words, there is half a truth in it. You see, there is no doubt
that the Muslim population in a state like Assam and West Bengal has risen disproportionately. And it is also a fact that in Assam and West Bengal, there is a widespread perception, which is often translated in political terms, that this is due to infiltration from Bangladesh. If people deny this, I think they're denying an entire thing. Number one. Number two, it is a fact that there is something called a state subject in Kashmir. But it's not a fact that it only applies to Muslims. It is not a fact because it also applies to people from Jammu region who are broadly. So, I think what we have to be very careful is we should not take half-truths as the entire truths. But things are not going to be helped by a policy of outright denial. And I think what is happening is the secular position in political parties is often stated by a position of outright denial. There is no doubt that many of the terrorists who commit horrible acts of terrorism claim to be inspired by Islam. Now, I am no judge to say whether that is true, whether this is actually a fact, whether there is a basis for this or not. But the fact that they confess that they have been inspired by Islam, again, is all that half-truth. So these half-truths have to be addressed not by denial, but by talking about the totality of the picture. शेखर गुप्ता जी, क्या कहीं ना कहीं जो स्वपन दास गुप्ता कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एक अर्ध सत्य है, हाफ ट्रूथ है इन सब मामलों में, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते. और सेक्युलरिस्ट जो है, उनकी परिभाषा में डिनायल है. वो कभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि कुछ लोग आतंकवाद करते हैं इस्लाम के नाम पर. आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उस एक्सेप्टेंस के बाद ही आपको समाज में बदलाव लाना पड़ेगा. क्या आपको लगता है कि स्वपन दास गुप्ता के बात में कोई मेरिट है, या वो भी एक तरह से अपना हाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? हाफ ट्रूथ को मैं हाफ प्रोपेगेंडा भी कह सकता हूं. देखिए, कुछ चीजों में हाफ ट्रूथ है, कुछ में क्वार्टर ट्रूथ है, लेकिन कुछ ट्रूथ जहां होता है वहां डिनायल से काम नहीं होता. वहां मैं उनसे एग्री करता हूं, हाफ ट्रूथ मेरे ख्याल जाती होगी, लेकिन हर बात में कुछ ना कुछ ट्रूथ होता है. सेक्युलरिस्ट पोजीशन जिसको कहते हैं, वो सेक्युलर थिंकिंग की बदनामी है, क्योंकि ये जो एक नेहरूवियन कंस्ट्रक्ट थी सेक्युलरिज्म की, वो मैं कहूँगा कि एक अनसस्टेनेबल कंस्ट्रक्ट थी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट इरिलीजियस कंस्ट्रक्ट थी. तो इंडियन सोसाइटी है, ये बहुत रिलीजियस सोसाइटी है, और ये नहीं कि ये सोसाइटी हमेशा एक धर्म को मानने वाली या कंजर्वेटिव फंडामेंटलिस्ट सोसाइटी है. ये ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे डिवाउट हिंदू विल ऑल्सो बाउ इन फ्रंट ऑफ ए मॉस्क, डिवाउट मुस्लिम विल बाउ इन फ्रंट ऑफ ए टेम्पल. मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ. मेरा एक ड्राइवर था, आरएसएस का मेंबर था, इंडियन एक्सप्रेस में जब मैं था, और वो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त हिंदू था कि जब इंडियन टीम हारती थी तो कहता था ज़हीर खान को निकाल दो, ताकि चाहे ज़हीर खान ने 5 विकेट लिए हों. तो मैं उसको देखता था कि हम जहाँ से निकलते थे, गुरुद्वारे के सामने से, मंदिर के, मस्जिद के, चर्च के, वो हाथ जोड़ता था. तो मैंने कहा, प्रताप तुम तो इतने हिंदू हो. तो उसने कहा, मैंने कहा तुम शाखा में जाते हो? उसने कहा. तो मैंने कहा सब जगह हाथ क्यों जोड़ते हो? तो बोला, सर क्या पता ऊपर किसकी चलती हो, वाई टेक ए चांस. सो ये इंडिया में एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गई है ऑफ सेक्युलरिज्म एंड रिलीजियोसिटी और फेथ. पर इसमें मीडिया का क्या रोल है? नहीं, मैं बताता हूँ इस सेक्युलरिज्म के डिबेट में मीडिया का क्या रोल है? क्योंकि मीडिया ने इस सेक्युलरिज्म को जो नेहरू के टाइम से एक मंत्र लिया, और इसको ऑल आइडियाज इवॉल्व विद टाइम. मीडिया जो सेक्युलर मीडिया है, सो कॉल्ड, जिसमें कई बार आप और हम सेक्युलर होता है, वैसे आजकल SICKULAR होता है, हम लोग इतना ज्यादा उस एक आइडियलिस्टिक कंस्ट्रक्ट को में जुटे रहे कि हमने ये सोसाइटी में जो बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रही हैं, उनको नहीं देखा, कुछ नहीं देखा है. और जब हम देखते हैं तब क्या होता है, हमको बोलते हैं आप कॉम्प्रोमाइज हो गए, अब तो मोदी पावर में आ गया. अब आपको हम एक उदाहरण देता हूँ, एक मिसाल देता हूँ कि जब गुजरात में राइट्स हुए, तब मैं इंडियन एक्सप्रेस एडिट करता था. कोई अखबार इतना ज़्यादा अग्रेसिवली वो राइट्स को किसी अखबार ने कवर नहीं किया जितना इंडियन एक्सप्रेस ने किया. आज बहुत से केसेस जो चल रहे हैं वो इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सपोज किए थे, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने कभी होलोकॉस्ट, एथनिक क्लेंजिंग, मिलोसेविच, हिटलर कभी यूज नहीं किया, इदी अमीन कभी यूज नहीं किया. कि भाई होलोकॉस्ट में 65 लाख लोग मारे गए थे. तो उसमें क्या हुआ कि जो सो कॉल्ड सेक्युलर ग्रुप था वो इतना ज्यादा
एक्सट्रीम में चला गया कि दे टुक मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस। उसकी वजह से जो सो कॉल्ड सेकुलर ग्रुप बिकेम आइसोलेटेड एंड बिकेम टू स्मॉल एंड फ्रैंकली they didn't know what positions to take once people of India elected Modi to power, because you cannot deny the reality of an election. दंगों पे बात आपने शुरू की है, मीडिया का रोल और कवरेज। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस का बहुत अच्छा रोल था गुजरात दंगों के दौरान, लेकिन दंगे जो हैं वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है हिंदुस्तान में। तो विनोद शर्मा साहब से आप लोगों को अगर आप इजाज़त दें, हम कुछ एन राम साहब ने आज प्रेस काउंसिल का जिक्र किया था कुछ नॉर्थ इंडिया के हिंदी पेपर्स के सिलसिले में, जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के वक्त जो उनका रोल था 1986 से लेके 1992 के बीच में, खास करके नॉर्थ इंडिया के जो बड़े हिंदी अखबार हैं उनकी कवरेज के पे एक स्टडी हुई है। सुमन गुप्ता ने वर्धा यूनिवर्सिटी से इसके ऊपर पीएचडी उनको अवार्ड हुई है। उनके थीसिस में वो क्लिपिंग्स अभी भी अखबार की लगी हैं, उनको हम आपको बताना चाहते हैं। 30 नवंबर 1990 को कार सेवक बाबरी मस्जिद के गुंबद पे चढ़ गए थे और उन्होंने भगवा झंडा फहरा दिया था। गोलियां चली थी, पुलिस ने चलाई थी, जिसमें 16 लोग मरे थे। ये जब बीजेपी की सरकार आ गई है यूपी में तो भी यही फैक्ट्स थे। दैनिक जागरण अखबार ने उस दिन एक मिड डे एडिशन निकाला, इवनिंगर कह सकते हैं, 2 नवंबर 1990 को। उसकी हेडलाइन थी, राम भक्तों पर धुआंधार फायरिंग, 100 मरे, हजारों घायल, चारों ओर लाशें, राम भक्तों का बढ़ना जारी, रामनगरी अयोध्या में रक्त की नदियां बहीं। आज अखबार है जिसके बहुत सारे एडिशंस निकलते हैं, 12 एडिशंस निकलते हैं 4-6 स्टेट्स में, 5 स्टेट्स में। उनके अलग अलग स्टेट्स में उनके जो मिड डे एडिशंस हैं उस दिन निकाले गए 2 नवंबर 1990 को, जब भगवा झंडा फहरा दिया बाबरी मस्जिद पे। आज क्या वाराणसी एडिशन ने लिखा उस रोज कि 100 लोग मरे, आज के कानपुर एडिशन ने लिखा 200 लोग मरे, आज के रांची एडिशन ने लिखा 400 लोग मरे, आज के बरेली एडिशन ने लिखा 500 लोग मरे, और अगले दिन जो 3 तारीख को जो मेन पेपर था उनका आगरा से, उसकी जो मेन हेडलाइन थी वो ये थी, कार्तिक पूर्णिमा पर खून से नहाई अयोध्या, जलियांवाला बाग कांड की पुनरावृत्ति, जनरल डायर को भी मात, राम भक्तों पे 4 घंटे फायरिंग, कम से कम 500 लोग मारे गए। एक स्वतंत्र चेतना अखबार है, बहुत जल्दी मैं खत्म करूंगा, उसकी 28 अक्टूबर 1990 को एक हेडलाइन थी, 3 नहीं, अब 3 का मतलब है कि काशी, मथुरा और अयोध्या, जहां 3 मस्जिदों को लेकर विवाद है, 3 नहीं अब 30,000, बचे ना इक्को कब्र मजार। उसके नीचे लिखा गया कि एक पोस्टर में ऐसा जिक्र किया गया है, लेकिन अखबार ने इसके साथ लिखा है कि इस पोस्टर का समाज पे बहुत अच्छा असर हो रहा है। दैनिक जागरण के लखनऊ एडिशन ने 18 नवंबर 1990 को एक हेडलाइन दी जिसमें लिखा हुआ था कि श्री राम क्रांति ब्रिगेड अगले माह तक मुलायम के हाथ पैर काट देगी। आज के वाराणसी एडिशन में 24 अक्टूबर 1990 को एक हेडलाइन थी, मिर्जापुर जेल में राम भक्तों को घोड़े की लीद खिलाई जा रही है। आज के वाराणसी एडिशन में 9 नवंबर 1990 को एक हेडलाइन थी कि अब हथियारों से लैस होकर अयोध्या आए, ये रामचंद्र परमहंस का बयान बताया गया। और दूसरी हेडलाइन थी, वीपी सिंह मुलायम को कुत्तों से नुचवाएंगे। शायद किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या आज भी अखबार जो हैं वो इस तरह का रोल अदा कहीं हिंदुस्तान में कर रहे हैं, या पिछले 22 सालों में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद इनकी तस्वीर बदली है, और वो बदली है तो क्यों बदली है? विनोद शर्मा साहब। पहले तो जो हाफ ट्रूथ्स हैं तो कुछ ट्रूथ्स बता दिए जाएं जो हाफ नहीं है, फुल हैं। 2014 का जो इलेक्शन था, इट वाज अपार्थाइड थ्रू वोट। 24 एमपी, बावजूद इसके कि उनकी तादाद बढ़ रही है लोकसभा में, सिर्फ 24, 4% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, 14% उनकी तादाद है। ये ट्रूथ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। दूसरा ट्रूथ ये है कि जब मुल्क आज़ाद हुआ, और ये किस वक्त हो रहा है आप देखिए, कि जब मुल्क आज़ाद हुआ उस वक्त बॉलीवुड का बहुत जिक्र हुआ सुबह के सेशन में। उस वक्त बॉलीवुड का राजा दिलीप कुमार था। उसका नाम दिलीप कुमार नहीं था, लेकिन वो नाम बदलकर फिल्मों में एक्टिंग करता था।
और उसने अपने पूरे करियर में, और ये बात बड़ी ही मैं सटीक बात जो श्याम बेनेगल ने मुझे बताई, उसने अपने पूरे करियर में किसी मुस्लिम का रोल अदा नहीं किया मुगल आजम को छोड़ के, जो कि एक हिस्टोरिकल थी। आज के दिन बॉलीवुड पे खान राज करते हैं, तीनों खान, और उस दौरान आप देख रहे हैं कि मुस्लिम आवाम इस देश का डिफिडेंट है, कहीं डिफिडेंट है, कहीं एग्रेसिव है, कहीं एलिनेटेड है और कहीं गेटोइज्ड है। ये सब क्यों हुआ? 80 के दशक में जब कश्मीर जल रहा था, उधर से आतंकवाद आ रहा था और अंदर भी उबाल था, उसी दौरान बाबरी मस्जिद मूवमेंट शुरू हुई। एक मूवमेंट दूसरे मूवमेंट पे फीड कर रही थी, और उसके साथ साथ ये जो नया जर्नलिज्म पनपा जिसका आपने भी जिक्र किया, वो अभी तक अनथक चल रहा है। नहीं, ये मुझे ये बताइए विनोद जी, और मैं महबूब जी से ये भी पूछूंगा, क्या ये एक डिवाइड है रीजनल मीडिया के बीच? मैं बताना चाहता हूं, जो उत्तर प्रदेश की मीडिया है या रीजनल लोकल मीडिया है, और एक मीडिया जो नेशनल मीडिया है, जो एक तरह से सेक्युलर फंडामेंटलिस्ट बन गई है, जो स्वपन दासगुप्ता कह रहे हैं डिनायल में है। तो एक तरफ डिनायल, मैं फैक्ट्स बता रहा हूं, पहले आप हाफ फैक्ट्स पे जा रहे हैं। ये फैक्ट्स जब तक आप फैक्टर नहीं करेंगे, आपका ये डिस्कशन यूजलेस है। वो जो मीडिया ने वो कैंपेन शुरू किया, वो आज तक चल रहा है, और उस पे कोई पहलाज नीलानी नहीं बैठा कि ये शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे, वो शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं दिखाएंगे, वो नहीं दिखाएंगे। नहीं, आप पूरे मीडिया पर इल्जाम लगा रहे हैं, या जो अखबार? मैं रीजनल और मैं ज्यादातर जिनकी इन्होंने हवाला दिया उनकी बात कर रहा हूं। और ये जो सफाया हुआ है मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन का, ये उन्हीं इलाकों में हुआ है। राजदीप, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान इलेक्ट नहीं हुआ है। क्या उनकी पॉपुलेशन है? आप जानते हैं, आप उंगली पे गिन लें कि जिन प्रांतों से मुसलमान इलेक्ट हुए हैं। असम से हुआ है, केरला से हुआ है, कर्नाटक से हुआ है और एक दो से। लेकिन जो बड़े प्रांत हैं, जो भारत का दिल है, क्या भारत का दिल भारत के एक बच्चे से उठ गया? आप उसको माइनॉरिटी बोलते हैं, मैं मुसलमानों को हिंदुस्तान की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी बोलता हूं। They are 14 करोड़। नहीं, एक मिनट, अंडरस्टैंड दिस विनोद जी, ताकि सबको मौका मिले। महमूद जी महमूद जी ये बताइए, इसके लिए आप मीडिया को जिम्मेदार रखेंगे या आप नेताओं को जिम्मेदार रखेंगे? जिस तरह की राजनीति हुई है पिछले 20-25 सालों में, ये जो कमाल ने जो उदाहरण दिए, ये नेता भी कहते थे। अब हम मीडिया को क्यों जिम्मेदार रखते हैं? कट्टरवादी मुस्लिम नेता भी हैं, कट्टरवादी हिंदू नेता भी हैं, जो अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जिसकी वजह से शायद इस तरह के हेडलाइंस जो हैं लोगों के सामने आते हैं। ऐसा है कि आपने सही फरमाया, जो कमाल भाई ने जो मिसालें दी हैं वो तो एक एक्सट्रीम किस्म की मिसालें हैं, और मेरा ख़्याल ये है कि शायद अब उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी, नेगेटिव इंटेंसिटी गालिबन नहीं है इन जनरल जो बात है, इसलिए कि ह्यूमन बीइंग आफ्टर ऑल हैज़ ए कॉन्शियस, और उसके बाद उसका कॉन्शियस टर्न होता है, ऐसा ऐसा करके इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन चूंकि ये मीडिया से मुताल्लिक़ बात है, लिहाजा मैं कुछ आपके सामने एक आध फैक्ट्स पेश कर देता हूँ जिसमें कि मीडिया को ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। मसलन ये कि 2010 में एक मुस्लिम नौजवान ने IAS में टॉप किया, लेकिन मीडिया वॉज नॉट अम्यूज्ड, उसमें कोई बहुत ज़्यादा मीडिया में रिपोर्टिंग उसकी हो करके नहीं आई। लेकिन अगर यूपी के किसी रिमोट गांव के अंदर कोई एक मुसलमान घर के किसी फ़र्द के साथ कुछ गलती कर देता है, जो कि कहीं भी कोई भी कर सकता है, तो फिर वो स्टीरियोटाइप होकर के मीडिया में डिबेट्स हो रही हैं, शाम को जो डिबेट्स होती हैं वगैरह। यानी आप कह रहे हैं कि मीडिया जो है पॉजिटिव इमेज इस्लाम की नहीं दिखाना चाहता है। एक मिनट मेरे जरा बातें सुन लें थोड़ी सी, आपने चूंकि मौका दिया है मुझे। आसाम में बोधो लोग जो हैं मुसलमानों को मार देते हैं, वो सबको पता है, तो वो उसके ऊपर उतना ज़्यादा नेशनल डिबेट शाम को नहीं होती है उसके ऊपर। लेकिन ये कि अगर फिर वही कोई एक कानून ब्रेक कर देता है, कोई एक मुसलमान कहीं बैठा हुआ दाढ़ी वाला, तो उसके ऊपर बहुत तेज़ी में डिस्कशन होना शुरू हो जाता है। मैं जो बात आपको बिल्कुल लेटेस्ट रख रहा हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने परसों कहा है कि मस्जिद को गिरा भी दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके अंदर। उसके ऊपर कल के न्यूज़ एक्सप्रेस के टीवी की स्क्रीन के ऊपर
जो हेडिंग थी बड़ी बड़ी, जिसको पूरे मुल्क ने बार बार पढ़ा, स्वामी का कटु सत्य, हार्श ट्रूथ ऑफ स्वामी। तो ये वो टीवी चैनल क्या बताना चाह रहा था? उसने क्या प्रिज्यूम नहीं कर लिया कि हाँ ये किसी न किसी हद तक सत्य है? थोड़ा सा मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, लोकसभा में 542 सीटें हैं और अब 13% 14% मुसलमान हैं। आज़ादी के वक्त भी 10% थे, तो उस हिसाब से मान लो तो भी 53-54 होने चाहिए थे। अब के हिसाब से मानो 77 मुसलमान होने चाहिए। लेकिन 1952 से लेके आज तक एवरेज 25 से कम रहा है, एवरेज, कभी बढ़ के 44। सुन ले एक बार। नहीं साहब, मैं चाहता हूँ कि सबको मौका मिले। नहीं आप उसका वो तो रीजन जो सुने मुझसे, रीजन जो सच्चर कमेटी ने बताया है उसके ऊपर मीडिया ने कभी और नहीं किया, वो मैं बता रहा हूँ। सच्चर कमेटी ने पूरी डिटेल्स दे करके फैक्ट्स एंड फिगर्स बताया है कि जो मुस्लिम प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इंडिया में, वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। यूपी में 80 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, सबसे ज़्यादा जहाँ पॉपुलेशन मुसलमानों की है वो नगीना 53.45%, वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। ढेर सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जो नहीं। मैं सर आपने स्वामी जी का एक जिक्र किया, मैं उस पर फोकस करना चाहता हूं, क्योंकि ये सवाल उठता है, आप मीडिया को जिम्मेदार रखें या नेताओं को? आप बताइए कि अगर स्वामी जी कुछ कहें, क्या आपको लगता है स्वामी जी की जो बात है उसको हेडलाइन बनना चाहिए? क्या हम एक तरह से सुब्रमण्यम स्वामी को भी एक ज्यादा जगह देते हैं जो शायद 5-10 साल पहले नहीं देते थे? प्रवीण तोगड़िया को ज्यादा जगह मिलती है। हिंदू महासभा, जिसके लीडरों को हम प्रोग्राम पर कभी लाते नहीं थे, अब वो लीडर आते हैं। गोडसे का मंदिर बनाने की और मुस्लिम के भी जो मौलवी हैं, वही मौलवी को हम रोज रोज लाते हैं प्रोग्राम पर। तो क्या मीडिया इसके लिए जिम्मेदार है या लीडर जो ये बयानबाजी करते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी हो, प्रवीण तोगड़िया हो या अकबरुद्दीन ओवैसी हो, ये जो लीडर हैं उनको हमें जिम्मेदार रखना चाहिए, भले मीडिया को? जमाने में जी मौलाना आज़ाद को इलेक्शन लड़ाना था, तो उनको एक सेफ मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ाया गया। और दूसरी चीज़ ये कि हमसे एक हिस्टोरिकल ब्लंडर हुआ कि अमेरिका की तरह एक वॉल ऑफ सेपरेशन रिलीजन और स्टेट के बीच जो हमें इरेक्ट करनी चाहिए थी, वो हमने नहीं की। और जब ये पॉलिटिशियंस ने किया तो मीडिया ने उसे अडॉप्ट कर लिया। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दूँ, जफ़र भाई ने उसका जिक्र किया। जैसे इमराना के केस पे जो फतवा आया, उस पर इतना डिस्कशन हुआ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिसकी कुछ हद नहीं। अगर आप देखें फिगर्स, इंसेस्ट हमारे यहाँ रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ एक मुसलमान बच्ची ने कंप्लेन की, FIR की अपने ससुर के ख़िलाफ़, एक फतवा आया, उस फतवे का इतना जिक्र हुआ, लेकिन उस लड़के ने उस फतवे को नहीं माना, वो मुकदमा किया, उसमें ससुर कन्विक्ट हुआ, वो जेल में है। उस फतवे को बिना माने हुए ये लड़का और लड़की इमराना ये आराम से अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, मीडिया में कोई उसका जिक्र नहीं हुआ। तो मीडिया प्रोमिनेंस देता ही इस तरीके के सेंसेशनल चीज़ों को है। या जैसे अभी स्टीरियोटाइप की बात हुई, मालेगांव में जब पहली रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा साहब एक मिसिंग चाइल्ड है, एक लड़की, और वो इस्लामाबाद की थी, वो एक मोहल्ला था इस्लामाबाद। लेकिन इतना ज़्यादा उस पुलिस के वर्जन को मीडिया जो है वो प्रोमिनेंस देता है बिना इन्वेस्टिगेट किए हुए, कि उससे फिर ये स्टीरियोटाइप एक इमेज बन जाती है। और आप लोगों से ये शिकायत है हमें कि जो मुस्लिम रैशनलिस्ट हैं उनके लिए स्पेस ही नहीं है। आपको जब भी बात करनी है तो आपको चाहिए ही एक मौलाना टाइप का जो फंडामेंटलिस्ट एक स्टैंड लेगा। एक लिबरल व्यू जो है वो सामने आप आने ही नहीं देना चाहते। नहीं, आपकी बात से मैं वाकिफ हूं, लेकिन अशोक मलिक ये बताइए, कहीं ना कहीं क्या हम एक तरह से सनसनी खबरों में, पहले ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होता था लेकिन प्रिंट में भी होता है, अब नागालैंड में कोई एक घटना होती है, तुरंत हम कहते हैं बांग्लादेशी मुस्लिम है, इसके लिए जिम्मेदार, फिर पता चलता है कि वो असम से मुसलमान है। क्या कहीं ना कहीं सनसनीखेज खबरों के लिए हम जिम्मेदार हैं या सुब्रमण्यम स्वामी या प्रवीण तोगड़िया, अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जो हेडलाइंस देते हैं, किसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं? या एक विचारधारा है जो चाहती है कि एक मुस्लिम की एक इमेज बने ताकि हमारी ताकत, हमारी पॉलिटिकल ताकत बढ़ जाए? देखिए, कुछ हद तक ये लेजी जर्नलिज्म भी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जो मुसलमानों से जुड़ा नहीं है। लेजी या बायस्ड है? दोनों, पर लेजी भी है, और लेजी ज्यादा डेंजरस है बायस है, मैं वो भी मानता हूं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जो मुसलमानों से रिलेटेड नहीं है। बहुत वर्ष पहले मैं दिल्ली में अपने घर में बैठा था, एक टीवी चैनल से जिसमें राजदीप काम कर चुके हैं पर अभी काम नहीं करते, वहाँ से मुझे फ़ोन आया।
Sir, we are conducting a discussion this evening on censorship. Will you come? I said, okay, I'll come. So sir, you will defend censorship? I said, no. Sir, you won't defend censorship? I said, no. Sir, we have many people to oppose censorship. We wanted to defend censorship. I said, but I don't believe in censorship. But sir, you are a right-winger. This is very realistic in television. तो आपको लगता है राइट विंगर की भी एक स्टीरियोटाइप बन गई है? बिल्कुल। कि स्वपन दास गुप्ता और अशोक मलिक हो तो उनकी एक इमेज बन गई है। और हमको पहला क्वेश्चन ऑन संघ परिवार। और नहीं, मैंने आपको संघ परिवार को पूछा क्योंकि मुझे लगा आप संघ परिवार पर एक्सपर्ट है इसलिए। When it comes to Muslims, एक बायस स्टीरियोटाइप, एग्रेसिव स्टीरियोटाइपिंग है कि वो सब टेररिस्ट हैं, ये भी है, और एक सिंपैथेटिक स्टीरियोटाइपिंग भी होती है। मैं आपको बताऊं, आपने इतने चुनाव कवर किए हैं, इतनी पॉलिटिकल डिस्कशंस में पार्टिसिपेट किया है या कंडक्ट किया है, मुसलमान को हर समय वही सवाल पूछा जाता है, आप 2002 के बारे में क्या सोचते हैं, आप माइनॉरिटी होकर क्या घबराते हैं, आप मोदी से डरते हैं, आपको अडवाणी के बारे में क्या लगता है, आप पार्टीशन के बारे में क्या सोचते हैं। कभी मुसलमान को ये भी पूछा जाए कि आलू प्याज के दाम बढ़े हैं, आपको ये आपका पॉलिटिकल मोटिवेशन, इससे आपका वोटिंग मोटिवेशन इससे क्या बढ़ता है? जो सवाल हिंदुओं को पूछे जाते हैं पर मुसलमानों को कभी पूछे नहीं जाते। वी ऑलवेज डिस्कस द मुस्लिम वोट विद इन ओनली अ सर्टेन फ्रेमवर्क बिकॉज वी आर कंफर्टेबल विद दैट। एन राम, इसका जवाब दीजिए। डू यू बिलीव दैट द सेक्युलर मीडिया, द सो कॉल्ड सेक्युलर मीडिया इज ऑल्सो ट्रैप्ड? हम भी एक इमेज में ट्रैप हो गए, एक कैद में है कि when it comes to Narendra Modi, there are only certain questions that we will still ask. Whether it is 2002 Gujarat, whether it is how does Modi deal with minorities, are we also unwilling to accept that Modi may have transformed, Modi may be ready to change? क्या हम भी, are we also prisoners of a stereotype in the so-called secular media? No, we are not prisoners of a stereotype because Modi has not changed. His position has changed, but his ideology remains exactly what it is. He was a pracharak of the RSS, unlike Vajpayee and Advani, who were Swayamsevaks, volunteers. So he's the core of the core, and although he has a certain Vikas Purush image, you can see his silence on all core issues on which the RSS has sounded the drum. For example, India is a Hindu nation. Is there any contestation by Prime Minister Narendra Modi? I'm afraid not. He may say that, let's not divide the people, let's not, all Indians should be treated well, etc. Goody stuff. But when it comes to these core issues or on conversion, if a Hindu converts, it's to another religion, it's illegitimate. If somebody else converts to Hinduism, it's reconversion. Look at homecoming. Yeah, the myth being that. No, but are we saying, Mr. Ram, then that the English language media or a section of the English language media will never see Modi in a different light? कि हम उनको कभी भी एक अलग नजरिए से देखने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी जो है वो 2002 के बाद बदले ही नहीं है। He has not changed. We will see him in another light on issues. If on, for example, the Sri Lankan issue, which I and Seshadri Chari here follow very closely, you also, if he takes a good stand, so far they have been very sober. We commend that. And if he builds good relations with China, I think I would welcome that. I commend that. So it's not that everything is bad, but on these core issues of the idea of India, on secularism, on policy towards minorities, on Article 370 of the Constitution, on banning of beef. You don't respect the cultures of others. I was born into a vegetarian family. I'm largely a vegetarian. But does that give me a right to claim that my sentiments, religious or whatever, or cultural or civilizational are hurt because somebody else eats beef? And this is, I think, intolerance. But by the way, Rajdeep, I just wanted to return briefly, if you permit me, to this question of demographic change. It was mentioned that there has been a disproportionate rise in the Muslim population of West Bengal and Assam. West Bengal, 2001 census, 25.2. 2011, 27. A 1.8 percentage point change. Assam is 3.3 percentage points. 30.9 to 34.2. But the question is, what if
What if the Hindu population of India comes below 80%? I read in his paper, his former paper, that in undivided India, Hindus constituted about 66% of the population. I want to confirm that. I want to check that because these data are not easily available. But what if the Muslim population has risen over a decade from 13.4 to 14.2? Does it pose a problem? Do you have any problem with that? So I think these are the questions. Why this hyper reaction? Why this sometimes reaction verging on paranoia? I take your point, sir. I take your point. कमाल आपको सर इसी मामले से जुड़े हैं. एन राम जी कह रहे हैं कि हम एक तरह से एक मन में बात बना ली है कि मुसलमानों की जो आबादी है वो बहुत बढ़ रही है और अगर 13.4 से 14.2 हो जाए तो इसमें तकलीफ क्या है? क्या इसका मतलब है देश अब एक तरह से पूरी तरह से बदल गया है? क्या हम इस तरह की प्रोपेगेंडा मीडिया में करवा रहे हैं और इसलिए मीडिया किस हद तक जिम्मेदार है या किस लेवल तक नेताओं की सक्सेसफुल प्रोपेगेंडा इसके लिए जिम्मेदार है और क्या मीडिया को ये बात लोगों के सामने रखनी नहीं चाहिए? And Rajdeep, just one point before he goes ahead. Now, what's your problem with migration? We have Sri Lankan migrant refugees in Tamil Nadu. Most of them came by boat without passports, unauthorizedly. We welcome them. Earlier, we had Tibetan refugees who crossed the line, actual control and came. So we don't have any problems with it. Why do we have a peculiar problem when Muslims come across the boundary? स्वपन दासगुप्ता इसका जवाब दीजिए. एन राम कह रहे हैं और मैं दर्शकों को एन राम कह रहे हैं कि क्यों केवल जब मुसलमान या बांग्लादेश से आता है भारत में तो हमें उससे तकलीफ होती है. जब टिबेटन रेफ्यूजी आते थे कोई तकलीफ नहीं थी. श्रीलंका से लोग तमिलनाडु में आते थे कोई तकलीफ नहीं. लेकिन मुसलमान नहीं आ सकता और इसमें कहेंगे स्वपन दासगुप्ता इसका जवाब दीजिए. No, I think what is there is quite true. This is a problem which you ask the citizens of Goalpara, you ask the citizens of Barpeta, you ask the citizens of Nagaon, you ask the citizens of Dhubri, which is one of the fear, it was the resentment, it was the lynching, the unfortunate lynching in Dimapur was not caused by the media. It was caused by a certain perceptional problem which existed there. The media merely followed up a story and based it on rumors. Where Mr. Ram, Mr. Ram is one thing. He is denying that there is a problem. We can talk about how best this can be solved, how best this can be addressed, but you cannot deny it is a real problem. Just like you cannot deny that the intelligentsia, particularly the left-wing intelligentsia of this country, have not reconciled themselves to the horrible miscalculation they made in the 2014 general election. But they are still in a position of utmost denial. स्वपन जी, आप इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते कि एक तबका है मीडिया का जो मुसलमान को हेट फिगर बनाना चाहता है, कहना चाहता है मुसलमान जो है वो देशद्रोही है. आप ये भी है, आप मत डिनाई कीजिए. ये है वो जो पागलपंथी है ना हिंदू महासभा इज नॉट इवन अ लेटर हेड. पर इसमें आरएसएस आप 5 आदमी को लेके आप ले जाइए. You can make a good television sting out of it. Yeah, but they are the mad. They are mad people and they have to be denounced. यहाँ बताइए. You see, what happens is that if अगर मुसलमान कोई बात गलत करता है तो आप पूरी कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा कर देते हो, और जब हिंदू करता है तो आप कहते हो पागलपन है एक आदमी का, एक इंडिविजुअल का एक्ट है. तो ये जो है ये मीडिया का बड़ा खतरनाक होता है. इसलिए और दूसरी चीज मैं एक इसमें ऐड और करना चाहूंगा कि ये जो हो रहा है उसके लिए मीडिया ही खाली जिम्मेदार है. जो सेकुलर पार्टियां हैं वो ज्यादा जिम्मेदार हैं. उन्होंने सेकुलरिज्म को इस्तेमाल किया, जो एक फियर साइकोसिस दोनों तरफ क्रिएट किया गया. माइनॉरिटी में फियर साइकोसिस मेजॉरिटी का और मेजॉरिटी में फियर साइकोसिस माइनॉरिटी का क्रिएट करके वोट की पॉलिटिक्स जो की गई है इस देश के अंदर, वो जिम्मेदार है सेकुलरिज्म को सेकुलरिज्म बनाने के लिए. नहीं, नेता जिम्मेदार है या मीडिया जिम्मेदार है? दोनों जिम्मेदार हैं. दोनों जिम्मेदार हैं.
नेता ज्यादा जिम्मेदार है, सेकुलर पार्टियां ज्यादा जिम्मेदार हैं। साहब, इससे जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, हमें लगता है कि बहुत सारे लोग हैं, अगर आप इसके बारे में बताएंगे तो शायद वो गलतफहमी दूर हो। कई बार ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम उलेमा हैं और मुसलमानों का एक तबका, वो खुद जिम्मेदार है अपनी नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए। मिसाल के लिए हम कुछ चीज़ें बताएंगे, आप उस पर अपनी रोशनी डालें। जैसे मुसलमान किन वजहों से खबरों में हैं, जैसे एक 3 तलाक का मामला, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज तक ये तय नहीं कर पाया। मौलाना अशरफ अली थानवी एक मुस्लिम मोहम्मदन लॉ के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने किताब लिखी बेहिश्ती जेवर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सपने में भी तलाक हो सकता है। और उसमें एक केस स्टडी है कि एक औरत ने कहा कि मैं मायके जाना चाहती हूँ फैजाबाद, उन्होंने कहा तुम मायके गई तो तुमको मेरा तलाक है। और वो 11 साल के बाद उसके भाई मर गए, और जब वो फैजाबाद पहुंच गई भाई के मरने पे, तो उनका तलाक जो है वो वाक़ हो गया। एक 3 तलाक है, उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है हलाला का, जिसकी फिक्सिंग होती है, जिसके ऊपर नूर ज़हीर और शहीरा नईम ने किताब लिखी है और PhD उन्होंने पेपर लिखा हुआ है। वो शायद सब लोग समझते नहीं हैं। उसमें यह है कि जब गुस्से में तलाक दे दिया और बाद में पछताए तो अब उससे शादी नहीं हो सकती, तो फिक्सिंग की जाती है। अपने छोटे भाई से शादी करा दी एक रात के लिए, उसमें यह है कि मैरिज कंज्यूमेट होनी चाहिए और अगले सुबह वो उसको तलाक दे देगा, और जब तलाक दे देगा तभी उनसे दोबारा शादी हो सकती है, क्योंकि एक बार दे दिया तो जब तक दूसरे से शादी नहीं होगी, मैरिज कंज्यूमेट नहीं होगी, तब तक आप दोबारा उससे निकाह नहीं कर सकते। एक मुद्दा। दूसरा, ये पिछले दिनों हुआ, हम लोगों ने उसको कवर किया, हमने खुद उसको कवर किया था। 2 वाक़ये हुए। एक मेरे ख्याल से मुरादाबाद का वाक़या था, जहां किसी देवबंदी के पीछे किसी, हम अपनी बात खत्म कर लें तब आप जवाब दीजिए। किसी देवबंदी के पीछे किसी बरेलवी ने नमाज पढ़ ली, बरेलवी लोगों ने, एक फतवा आ गया कि साहब जितने लोगों ने नमाज पढ़ी है सबके निकाह जो है वो टूट गए हैं। मुसलमान नहीं रहे, दोबारा मुसलमान। सुल्तानपुर का एक वाक़या है जो हम कवर करने के लिए गए थे, राजदीप उस वक्त हमारे साथ थे। एक किसी की मौत हो गई, नमाज जनाजा किसी सूफी ने पढ़ा दी। वहाँ मस्जिद के जो इमाम साहब थे वो बरेलवी मुसलमान थे, उन्होंने आके कहा कि जितने लोगों ने नमाज पढ़ी है सबका निकाह टूट गया और सारे लोगों को दोबारा निकाह पढ़ाना पड़ेगा। हम जब गए उस गांव में 350 लोगों का निकाह हो रहा था, मौलाना साहब सबसे पैसा वसूल रहे थे वहां बैठ करके निकाह का। उसी तरह से आप देवबंद की साइट पे जाके देखिए, देवबंद के फतवों को हमारे कहने की जरूरत नहीं है, आपका सिर शर्म से झुक जाएगा फतवों को देख करके, जैसे जैसे फतवे मौलाना देते हैं। एक फतवा है, ये मध्य प्रदेश से आया, भोपाल से और लखनऊ से, मुसलमान मधुशाला नहीं पढ़ सकते क्योंकि उसमें शराब का जिक्र है। एक फतवा आया कि डबल बेड पे सोना गैर इस्लामी है। इमराना का जिक्र आप कर रहे थे, आप कह रहे थे ये बहुत छोटी बात है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर खालिद रशीद फिरंगी महली और नसीम इख्तिदार अली, जो 2 सबसे बड़ी बॉडी है शरीयत को इंटरप्रेट करने के लिए, उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि इमराना के ससुर ने उसके साथ रेप कर दिया है, तो अब उसका ससुर जो है वो उसका शौहर हो गया, उसका पति हो गया, और उसका पति जो है वो उसका बेटा हो गया। ये छोटी बात है अगर पर्सनल लॉ बोर्ड, जो मुसलमानों की शरीयत को इंटरप्रेट करने की देश की सबसे बड़ी बॉडी है, वो इस तरह की बात करती है। एक फतवा आया कि औरतें जज नहीं बन सकती। फेसबुक पे बात हम पूरी हो जाने दीजिए। फेसबुक पे फोटो नहीं पोस्ट कर सकती। 13 साल की लड़की साइकिल नहीं चला सकती है। हैदराबाद के, हमारा ये मतलब है कि आपको नहीं लगता कि अगर हमारे जो बड़ी सेमिनरीज हैं, जो बड़े इदारे हैं, जिनकी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, जो बड़े मौलाना हैं, अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो मीडिया इस चीज को दिखाएगा? क्या हर चीज के लिए सिर्फ मीडिया जिम्मेदार है? वो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। नहीं, और मैं देखता हूँ कि कमाल साहब की बातों पर तालियां नहीं पड़ी जी, ये मुझे डर है कि कहीं ना कहीं एक तरह से समाज, क्या एक तरह से मुस्लिम कम्युनिटी ने भी मानना चाहिए कि जब तक आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, आत्मचिंतन नहीं करेंगे, तब तक स्वपन दासगुप्ता कहेंगे कि समाज जो है बदला नहीं है। नहीं, अब मुझे नाउ लेट मी फिनिश। या विलेज, उस गांव में 300 लोगों का निकाह हो रहा था। डिड एनीवन प्रोटेस्ट? यस। तो आप बताइए क्या किस हद तक समाज, नाउ लेट मी कम टू, मुझे इसका जवाब देने दीजिए। देखिए, यकीनन आज मुसलमानों में, मुस्लिम माशरे में, मुस्लिम इंटरप्रिटेशन में बहुत गड़बड़ है, और इसी गड़बड़ की वजह से सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में मुसलमान और इस्लाम कटघरे में खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं।
पहली बात। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे इश्यूज कल्चरल हैं, रिलीजियस नहीं है। जो मौलाना अशरफ अली थानवी का जो है, ये मौलाना अशरफ अली थानवी कहाँ थे? थाना भवन, वेस्टर्न यूपी, ये इलाका है जहां पर खाप पंचायत मुसलमान में भी चलती है, जाट में भी चलती है, हिंदू में भी चलती है। मोहब्बत करना जुर्म है, गर्दन माँ बाप गले से काट देते हैं अपनी बेटी की, ये वहां पर होता है। और वहां पे मुसलमान के और हिंदू की दोनों की अप्रोच सेम है। जहां तक ये हलाले की बात आप कह रहे हैं, हुआ क्या है कि हलाला क्या किया गया था, औरत को डिफेंड करने के लिए, औरत को राइट देने के लिए कि अगर मियां तलाक दे दे तो ही हैज नो राइट टू गो बैक एंड रीमैरी हर, ही हैज टू, शी विल रीमैरी एंड इफ शी फॉर सम रीजन becomes widow again or get divorced, then he has a right to marry her, otherwise not. लेकिन हमेशा जो भी दुनिया में कानून बनता है, हमारे यहाँ जो भी लॉ बनता है, हमेशा उसको सरकमवेंट करने के तरीके भी हम ढूंढ लेते हैं। आपको आप सवाल का जवाब, I think we should come back to the media. सवाल का जवाब, सवाल क्या है? सवाल ये है, ये तो इनके इल्जाम थे जिसको मैं ऐसा है कि क्या आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? जो उलेमा है, क्या सोसाइटी है, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। जो सामाजिक बुराई है मुसलमानों में, क्या वो बदलने की जरूरत नहीं है? मीडिया पे रखें, इंडिविजुअल क्राइम के लिए पूरी कम्युनिटी को क्रिमिनलाइज ना करे, ये मीडिया करता है। लेकिन साथ में कम्युनिटी भी जिम्मेदार है। हम अपने रिफॉर्म के लिए तैयार नहीं है। देयर इज नीड फॉर सोशल रिफॉर्म। मुसलमानों को बाईपास कर गया सोशल रिफॉर्म, दैट इज द प्रॉब्लम। बात कीजिए सीमा एंड देन शेखर। यस, राजदीप, मुस्लिम लॉ पे one second, let's not treat सीमा, एक मिनट, TV studio and let's all get a little chance to हाँ, वो कह रहे हैं उसके बाद shouting is getting the way। राजदीप, मुस्लिम पर्सनल लॉ पे अथॉरिटेटिव इंटरप्रिटेशन पर्सनल लॉ बोर्ड से आएगा, ये मीडिया ने बनाया है। हिंदुस्तान के ज्यादातर मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं मानते, अनरजिस्टर्ड बॉडी है। दूसरी चीज ये जो फतवा है, जैसे बीफ के खिलाफ फतवा आया देवबंद से, मीडिया में नहीं आया, ये एक इंटरप्रिटेशन है, एक आदमी का ओपिनियन है। जो फतवा है वो रिलीजन नहीं है, लेकिन मीडिया जो है, जो रियल रिलीजन है, उसको कभी भी नहीं सामने आने देगा। उन्हीं लोगों से पूछेगा जो इस तरीके की कंजर्वेटिव पोजीशन लेंगे। वो कभी भी लिबरल आदमी से पूछेगा ही नहीं कि रियल इस्लाम क्या है। सारे लीगल सिस्टम ने, इंक्लूडिंग हिंदू लॉ, डिवोर्स का प्रोविजन मुस्लिम लॉ से ही बोरो किया है। शेखर गुप्ता, क्या ये सही है कि मीडिया जो है वो कंजर्वेटिव मुस्लिम की बात को अहमियत ज्यादा देता है, लिबरल मुस्लिम या रैशनल मुस्लिम की बात को उतनी अहमियत नहीं देता? देखिए, मैं इस बात को दोबारा से मीडिया पर वापस ला रहा हूं, क्योंकि हमारी मीडिया की बात कर रहे हैं, हमारी थीम मीडिया है। मीडिया में एक नया वायरस आया है अभी। वो वायरस है कि व्हाट इज इट दैट सेल्स, कि क्या बिकता है। तो ये बड़ा खतरनाक वायरस है, क्योंकि इसमें एक बार आप फैसला कर लें कि जो बिकता है मैं वही दिखाऊंगा मीडिया में सच की तरह, या वही बात कराऊंगा, तो सच से आपका कोई मतलब रहता नहीं है। और ये वायरस ये नहीं कि हिंदू को है या मुसलमान को है, टीवी को है या प्रिंट को है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं जो मैंने अपनी किताब में, अपनी इंट्रोडक्शन में लिखी है, तो कोई सीक्रेट नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक बार मुझे मिलने आए, और आपको पता है कि इंडियन एक्सप्रेस में हम जब थे, तो इंडियन एक्सप्रेस अन्ना मूवमेंट से भी बहुत जोर से आर्ग्यू कर रहा था, अब आम आदमी पार्टी से भी। हमारा बड़ा आर्ग्यूमेंट ये था कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आप देश का झंडा इस्तेमाल नहीं कर सकते, because once you use the national flag and once you use the national anthem and you say Vande Mataram, I can't argue with you because it's my flag as much as yours। तो वो हमने देखा कि ये एक बहुत एक्सट्रीम नेशनलिज्म और एक्सट्रीम सोशलिज्म, उसके बीच में एंटी पॉलिटिकल मूड बना के, बिकॉज पॉलिटिक्स इज अबाउट पोलराइजेशन, पॉलिटिक्स इज अबाउट डिवीजन। तो वो हमारा इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट था। तो एक बार मुझे मिलने आए अरविंद केजरीवाल, और काफी देर बात हुई। उसके बाद मुझे बोले कि शेखर, the line that your paper has taken on our movement, have you checked with your marketing department how is this playing in the market with your consumers? So suddenly मेरी आंखें खुल गई, वो एपिफेनस मोमेंट था। तो मैंने कहा, अरविंद, am I producing a Bollywood film और am I making a tele serial that I have to worry about कौन देखेगा? अब वो डिजीज टीवी में सबसे पहले आया, और टीवी में क्या हो गया कि जब कि मॉडरेट वॉइस जो होती है, या जो अक्लमंद वॉइस होती है, या जो फैक्ट बोलने वाली वॉइस होती है, वो टीआरपी फ्रेंडली नहीं होती। ये टीआरपी फ्रेंडलीनेस की वजह से ही सुब्रमण्यम स्वामी आज हीरो हैं इतने बड़े। हर टीवी चैनल उनको चाहती है, सब जर्नलिस्ट उनको कहते हैं कि साहब वो बीजेपी को रिप्रेजेंट नहीं करते, क्या बोल रहे हैं। लेकिन आप देखिए, शाम को हर टीवी चैनल उनको ढूंढती है। तो क्या आप टेलीविजन मीडिया को जिम्मेदार रखते हैं इस तरह की कट्टरवादी आवाजों को स्पेस देने के लिए? नहीं, टेलीविजन मीडिया का एक सिनिसिज्म है कि फर्क नहीं पड़ता, ये बिक जाए।
सीमा मुस्तफा, क्या ये और सही है? मैं उन्हें बताता हूँ कि ये बात चल नहीं रही है, क्योंकि सारी चैनल्स जो ये कर रही हैं, हिंदी चैनल्स के अलावा सबको घाटा हो रहा है। हर इंग्लिश चैनल को इस देश में घाटा हो रहा है, क्योंकि तो ये फॉर्मूला भी नहीं चल रहा है। लेकिन इस वक्त जो मीडिया का रोल है हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान की सोसाइटी में भी, आई हैव टू से विद ग्रेट रिग्रेट that it is not as constructive as it used to be. It's very divisive. In fact, आप दोपहर में कह रहे थे कि बाकी जर्नलिस्ट को वीज़ा मिलना चाहिए, आना जाना चाहिए। अभी भी कह रहे थे कि वो चेंज होंगे, अब वो नहीं है। In my earlier years when I was a reporter, I was never not spoiled by my Pakistani friends in the media. There is honor among thieves. But now people call it, say, फिर आप कश्मीर दे क्यों नहीं रहे हो? So then I have to say, भाई मेरे से लेना है तो ले लो, right? So media has changed because they are playing to, and I will I'll give you an example. One day after 26/11, Mushahid and I were on a Pakistani channel together. Pakistani channels have an interesting expression. आपका beeper चाहिए जैसे, beeper चाहिए, beeper. हाँ, फोन पे। तो मुशाहिद और हम बहस करते रहे, काफी देर बात करते रहे। तो एंकर ने कहा, जी आप तो लड़ ही नहीं रहे आपस में, आप तो लगता है कि मिले हुए हैं। पर एट द सेम टाइम वी वर कंप्लीटली डिसएग्रीइंग विद ईच अदर। तो अब टीवी को जब से आप लोगों ने ये पारसी थिएटर बनाया है, तो उसमें तू और मैमे के बीच में एक एंकर होता है। एंकर का लास्ट वर्ड जो कंक्लूजन होता है, उससे वो शुरू करता है, क्योंकि 1 घंटे की डिबेट में 8 कमर्शियल के साथ वो कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। शेखर जी, लेकिन जो बात कमाल खान ने उठाई, कोई उसका जवाब नहीं दे रहा। मैं ये पूछ रहा हूं, एक मिनट, सीमा जी ये बताइए, क्या हम इसको कहे कि ये बाजारूपन हो गया? और मैं नजम सेठी और महमल सरफराज को भी पूछूंगा, क्या एक तरह से हर चीज को हम देखते हैं क्या बिकेगा? तो बिकेगा वो कंजर्वेटिव वॉइस, बिकेगा कट्टरवादी की आवाज, बिकती नहीं है रैशनल वॉइस। क्या ये सही है? बिकेगा एंटरटेनमेंट। आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि ये अभी की बात नहीं है। अभी तो आप टेलीविजन पे शोज देखते हैं तो लोगों को मालूम है कि क्या हो रहा है। पर मुझे याद है जब शाबानो का केस हुआ था, और उस वक्त भी ये 2 कटघरे में लोग खड़े थे, मुसलमान खासकर, कि एक तरफ उसको सपोर्ट कर रहे थे और एक तरफ उसके खिलाफ थे। और जो सपोर्ट कर रहे थे और जो आगे निकल रहे थे और जो कोशिश कर रहे थे कि एक आवाज़ उस वक्त उठाएं, उनको पूरी तरीके से दबा दिया गया। खाली गवर्नमेंट ने नहीं, बल्कि उस वक्त जो प्रिंट मीडिया थी। पर क्या वो मेजॉरिटी वॉइस है? क्या हम कह सकते हैं साइलेंट मेजॉरिटी है मुस्लिम समाज में जो चाहती है बदलाव और मीडिया उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है? या हम केवल मुस्लिम समाज का एक तरह से बचाव करने जा रहे हैं कि कह रहे हैं कि एक साइलेंट मेजॉरिटी है, आप उनकी आवाज क्यों नहीं दिखाते? कमाल खान ने जो उदाहरण दिए हैं, मैं कह रही हूँ कि साइलेंट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि साइलेंट मेजॉरिटी है, मैं कह रही हूँ माइनॉरिटी है। पर मैं ये भी कह रही हूँ कि मीडिया इज नॉट हियर इन आइसोलेशन, इट इज हियर विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। It is here to, like I had said earlier, कि it is here to protect the Constitution of India. तो अगर आप उसको कमजोर, जो सेंसिबल वॉइस है और जो प्रोग्रेसिव वॉइस है, उसको अगर आप कमजोर कर देंगे तो फिर होगा क्या? उसके बाद क्या हुआ? 1992 हुआ, जब टू अपीज द मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट से अपीज द हिंदू फंडामेंटलिस्ट। नजम सेठी जी, ये क्या ये पाकिस्तान में भी हो रहा है कि ये जो एक्सट्रीम वॉइसेस हैं उनको ज्यादा स्पेस मिल रही है मीडिया में, जो शायद 20-25 साल उनको नहीं मिल रही, 20-25 साल पहले नहीं मिलती थी? राजदीप, आपने सब यहाँ कह रहे हैं कि मीडिया वही करता है जो बिकता है, बिकने वाली चीज़ की रेटिंग्स मिलती हैं जी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि कोई चीज़ बिकती नहीं है अगर कोई ख़रीदने वाला ना हो, तो आप आवाम की तरफ क्यों नहीं जाते? क्या वो मीडिया तो बहुत हद तक वही डाइट फीड करता है जो आवाम डाइट चाहती है। तो इसलिए मेजॉरिटी जिसकी आप बात करते हैं, सो कॉल्ड साइलेंट मेजॉरिटीज एक हिस्टोरिकल नैरेटिव होता है रियासत का और सोसाइटी का, जिसको वो अपनाते हैं। तो मीडिया तो प्लेज ऑन दी वर्स्ट प्रेजुडिसेस ऑफ सोसाइटी। क्या आवाम चाहती है? क्या आवाम चाहती है इस तरह की आवाजें, कट्टरवादी आवाजें चाहती है आप? नहीं, आप यहां कहेंगे नहीं, पर आप देखेंगे वही आवाजों को। अच्छा, ओके। नहीं है, जो पॉजिटिव सोचने वाले लोग हैं उनकी तरफ से कोई मूवमेंट नजर नहीं आता, इसकी क्या वजह है? नहीं, मैं एक मिनट, मैं माइक फिल दूंगा। महमल सरफराज, आप इस पर बात, जो पॉजिटिव आवाजें हैं उनमें मूवमेंट क्यों नहीं दिखाई देती? कि हम एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट मुस्लिम कम्युनिटी में जो एक तरह से अपनी आवाज रख पाए और इन कट्टरवादी आवाजों को या जो फतवा जारी करने वाले जो मौलवी है उनके खिलाफ लड़कर आगे क्यों नहीं आती, या मीडिया उनको आगे नहीं आने देता?
देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो पाकिस्तान के मीडिया के, जो आपने नजम से भी अभी सवाल किया, लेकिन वो ये कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बहुत सारा, क्योंकि डोमिनेटेड है वो राइट विंग से, तो वो उनके एक अपना भी ओपिनियन है, फिर प्रेशर भी होता है, जिस किस्म का सोसाइटी भी जो चीज़ें देखना चाहती है वो भी है। लेकिन वहीं पे नजम सेठी जैसी आवाज़ें भी जब से नजम का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है टॉप रेटेड शोज़ में से है। एक्सेप्शंस हैं, लेकिन आसमा शिराजी होगी, नजम है, नुसरत जावेद हैं, इस तरह के लोग हैं, इनके शो भी लोग देखना पसंद करते हैं। बल्कि पाकिस्तान के अंदर अब बहुत ज़्यादा इस किस्म का हो गया है कि लोग तंग आ गए हैं लड़ाइयों वाले शोज़ से, अब वो चाहते हैं डिफरेंट। अच्छा, एक और प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेटेड शो है वो है री एनैक्टमेंट, जो क्राइम शोज़ हैं, वो एक बहुत ही एक अजीब सा ट्रेंड है। भी वैसे ही है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। वो मुझे आज तक उसकी समझ नहीं आई कि लोग वो क्यों देखना चाहते हैं, उनका क्या ताल्लुक है, लेकिन खैर वो भी है। दूसरी तरफ जो आप मुस्लिम वॉइसेस की बात करें, पाकिस्तान के अंदर दोनों किस्म की आवाज़ें दिखाई जाती हैं मीडिया के ऊपर। जावेद गामदी एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि वो एक बहुत प्रोग्रेसिव लिबरल किस्म के स्कॉलर हैं, और इसलिए उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हुई, मुल्क छोड़ दिया। लेकिन यह है कि टीवी पे फिर भी आते हैं। लेकिन वहीं पे इस किस्म के भी हैं जो हेट्रेड फैलाते हैं, उस किस्म के मौलवियों को भी एयर स्पेस दी जाती है। लेकिन अब सिविल सोसाइटी और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि इनको नहीं एयर टाइम देना चाहिए, और पैमरा लॉज में भी है कि नहीं देना चाहिए, लेकिन आखिर के सेगमेंट में जरा आवाम से पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं क्या जी। मेरा सारे पैनलिस्ट से सवाल है, सुबह से मैं सुन रहा हूँ, जो दिल चाहेगी उसको जवाब दे दे। ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को अपने बारे में गौर करना चाहिए। 1992 में एक केस होता है बम्बई में, राजदीप आप बहुत एक्टिव थे उसमें, जब दंगा हुआ था बम्बई। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अयोध्या, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉम्बे राइट। जस्टिस श्री कृष्णा वाज नॉट द मुस्लिम, उन्होंने एक रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट आज तक बंद है। ठीक 10 साल बाद 2002 में गुजरात हो गया। आप लोग क्या ये कहना चाहते हो मुसलमानों से कि भाई जो हो गया भूल जाओ, 10 साल बाद दूसरे का इंतजार करो? नंबर 1, क्या ऐसा कुछ जहन में है कि भाई हम इंतजार करते रहें, हम हर 10 साल के बाद एक नए एपिसोड का इंतजार करते हैं? दूसरी बात, नहीं, मैं सवाल ये था सर कि जो मुझे लगता है कमाल का सवाल था, जिसका किसी ने जवाब नहीं दिया, कि उन कट्टरवादी आवाजों को जो फतवा जारी करते हैं, जो इस तरह से फतवे जारी करते हैं, उनके खिलाफ मुस्लिम समाज में क्यों एक रिएक्शन नहीं आता? रिएक्शन उसमें बहुत है। कॉमन मुसलमान पसंद नहीं करता। हमारी मजबूरी ये है कि मीडिया में बढ़े बड़े बड़े लोग आज तक यही नहीं समझ पाए कि फतवा क्या है, बयान क्या है। हम क्या करें? आप हर चीज को फतवा कहते हो, हम क्या कर लें उसका? और कॉमन मुसलमान उसका क्या करें? बड़ी अच्छी बात कही। क्या विनोद शर्मा जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ जी। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है इस देश में कि जो मीडिया की इलिटरेसी है उस पर कोई तवज्जो नहीं देता। बहुत से मामलों में मीडिया इलिटरेट है, खासकर फतवा। नदवा वालों ने 20 बार कहा है भाई, कोई हमें पर्सनली सवाल पूछता है उसका हम जवाब देते हैं, वो माने या ना माने उसकी मर्जी है, ये फतवा नहीं है, इसको फतवा नहीं कहते हम। मैं ये कह रहा हूं कि उसको बार बार दोहराया जाता है। जिन अखबारों में हम काम करते हैं, बावजूद इसके कि हम तनकीद करते हैं ये मत करो, फिर किया जाता है। देखिए, मीडिया इज कॉमर्स, ये भगवान नहीं है, ये सच बोलने वाला फरिश्ता नहीं है। ये अपने मकसद में झूठ बोलता है, अपने मकसद में सच बोलता है, और हमसे नहीं बुलवाया जाता, ये हमसे करवाया जाता है। यह कोई और बैठे हैं जो ये करवाते हैं। एक सच्चाई है। दूसरी सच्चाई, अभी मेरे दोस्त स्वपन दासगुप्ता, हम दोस्त थे, हमारे विचार नहीं मिलते कई चीजों पर। इन्होंने कहा कि वो एक महज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको छोड़िए। हिंदू महासभा के बारे में देखिए, ऐसा है, कुछ रावण होते हैं, वो हाइड्रा हेडेड होते हैं, उनके 10-12 सर होते हैं, और हर सर जो अलग अलग राग अलापता है, और हर सर को कलम करना पड़ता है। वो रावण ये नहीं कह सकता कि ये सर मेरा नहीं है, वो 12 के 12 उसी के हैं, वो खड़े हुए सामने। और देखिए, और इसके चलते इसको कंटेस्ट, जैसे मैं हूं, मैं तो मुसलमान नहीं हूं, पर अगर मुस्लिम समाज में कुछ कमियां हैं, हिंदू वॉइस को काटेंगे, जो रैशनल हिंदू वॉइस है, जो मुसलमानों की व्यथा को कुछ बताएगी, उसको भी काटेंगे। मैं आपको बता रहा हूं। सीमा मुस्तफा, ये बताइए, लगता है कि जैसे ही मैं ये सवाल पूछूं, आप कहते हैं कहीं ना कहीं कि हिंदू जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्या मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं
कुछ इंट्रोस्पेक्शन करनी है या नहीं, या केवल मीडिया और संघ परिवार को हम टारगेट करेंगे? नहीं, हिंदू समाज को इंट्रोस्पेक्शन करनी है। हम कब करेंगे इंट्रोस्पेक्शन? हाँ बिल्कुल नहीं, हम लोग इंट्रोस्पेक्शन कब करेंगे? यू आर द मेजॉरिटी, आपको इंट्रोस्पेक्शन सबसे पहले करनी है। आप उन लोगों को रोकिए। देखिए आज के दिन क्या हो गया है, सेकुलर पार्टीज भी सॉफ्ट हिंदुत्व परस्यू करती हैं, मुसलमानों को अपनी पार्टियां बनानी पड़ रही हैं। इतना डेंजरस सिचुएशन आपने इस देश में नहीं, ये दिस थिंग अबाउट यू नो मुस्लिम्स हैविंग टू जंप अप एवरी टाइम लाइक अ जैक इन द बॉक्स एंड कंडेम एनी इडियट हु स्पीक्स इज, आई थिंक ये बहुत ज्यादा प्रेशर। जब तुगाडिया बोलता है, जब हिंदू राष्ट्र भगवत डिक्लेयर करते हैं, तो किसी ने नहीं कहा टेलीविजन में कि क्यों नहीं सब पूरा हिंदू समाज खड़ा होकर कहता है कि ये गलत है, क्योंकि आप लोग ये मानते हैं कि काफी लोग हैं हिंदू कम्युनिटी में जो इसके खिलाफ हैं। यहाँ पर भी वो आवाज, आप कह रही है बार बार मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा रखा जाता है, हिंदू समाज को वो सवाल पूछे नहीं जाते हैं। और हमेशा चाहे वो चार्ली हेब्डो हो फ्रांस में, तो यहाँ से आता है क्यों नहीं यहाँ का मुसलमान कूद रहा है उसके बारे में। इस्लामिक स्टेट जाकर किसी को मारता है सीरिया में, तो पूछते हैं इंडियन मुस्लिम क्यों नहीं इस पे बोल रहे हैं। पाकिस्तान में टेरर अटैक होता है तो कहते हैं इंडियन मुस्लिम क्यों नहीं खड़े होते हैं। कॉन्स्टेंटली ऑन टेलीविजन, कॉन्स्टेंटली ऑन द मीडिया। अशोक मलिक, आप राइट, अशोक मलिक आप इस तरह के सवाल अक्सर पूछा करते हो मीडिया में। देखिए राजदीप, I agree with Seema when she says that every time a Hindu says something obnoxious, every Hindu should not be answerable. Every time there is a Muslim Muslim terrorist who conducts an attack, every Muslim should not be answerable, and we shouldn't be rushing. We should not be rushing to ask them for condemnation. It's tiring. I agree with you. Having said that, there is also a degree of denial in a line like terrorism has no religion. Because every यानी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। जब मैं ये बात कहूं, आपको लगता है ये डिनायल है? Let me give you two examples. The LTT was a Tamil terrorist group. It was not a South Asian terrorist group of undetermined identity. Yes. You know, it had an identity. So you didn't make the Tamils here responsible. Look, can I finish please without you interrupting? No, I didn't interrupt when you spoke. Let me finish. Okay. You interrupted, man. अरे ये टीवी शो नहीं है उस तरह का। I realize that. The point is, every Muslim is not a terrorist. No, there's no question of that. But if we need to counter those Muslims who are perhaps misinterpreting Islam and are not representative of South Asian Islam and are turning to terrorism, we have to counter that politically, militarily, and also at the level of the community, which is what happened in Punjab as well with the Sikhs. Okay. I'll let you speak, but Zafar Sareshwala, Chancellor, आप कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बात हमेशा रही है कि मुस्लिम समाज को आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या ये आप कह रहे हैं क्योंकि अब नरेंद्र मोदी पावर में आए इसलिए? नहीं, या ये अवसरवादी है? मैं 25 साल से बोलता हूँ ये, और मैं हमेशा ये समझता हूँ, जो मैंने आपको भी कहा था कि मैं कह दूँ कि खुदा उस कौम की हालत को नहीं बदलता जिसने अपने बदलने का इरादा न किया हो। तो मैं तो उसको समझता हूँ कि मुझे करना है। लेकिन बात फतवों की हुई तो मैं रोशनी डालना चाहता हूँ कि बिल्कुल मुसलमान बहुत आगे निकल गया है। अब कोई मुसलमान हिंदुस्तान में बहुत कम है जो फतवों को कोई अहमियत देता है। फतवों की अहमियत एक लॉयर के ओपिनियन से ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, बल्कि देवबंद के जो फतवे आपने गिना है उस पर तो लोग अब मुसलमान मजाक उड़ाते हैं। बल्कि अब मुसलमानों में एनेक्डोट्स इस किस्म के हैं कि ट्रांसप्लांट की जब बात निकलती है तो हंसते हुए कहते हैं कि किसी मौलवी साहब के वहाँ अगर किडनी जाएगी तो अभी फतवा आ जाएगा। यानी आप तो कह रहे नहीं जफर साहब, क्या आप कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमान बहुत आगे निकल गया इससे। सर आप मुझे बताइए, हम हैदराबाद में हैं, किसी एक मौलवी ने फतवा निकाला था कि सानिया मिर्जा ने टेनिस नहीं खेलना चाहिए शॉर्ट स्कर्ट्स में। मीडिया ने क्या करना चाहिए? उसको पब्लिसिटी देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, इसलिए कि फतवा जो है, एक मिनट मैं बात खत्म कर रहा हूँ। हाँ, करिए भाई। जैसे हजारों ओपिनियन लॉयर देते हैं, ऐसे इसकी रिलीजियस सैंक्शन बिल्कुल नहीं है फतवे की। सर फतवे की कोई अहमियत नहीं है। उसकी देखिए अहमियत इस वजह बिल्कुल नहीं है, ये आप लोग दे रहे हैं। नहीं, हम अपनी बात कहना चाहते हैं। देखिए वैसे हमें पता है कि जो फतवा है वो सिर्फ एक राय है, एक राय है। उसको आप माने या ना माने, कोई आदमी किसी मसले पे जो बिलीवर है वो मुफ्ती से पूछने जाता है कि मान लीजिए कि बियर शराब है या नहीं, मैं पीऊं या ना पीऊं, वो उसके आधे हिस्से पे उसका जवाब दे देते हैं। लेकिन दूसरी चीज जो हम आपको बताना चाहते हैं, जिसके बारे में ना कोई जवाब दे रहा है, और इतने बड़े मजमे में से कोई ये नहीं कह रहा है कि हमें कभी इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है,
हर चीज के लिए मीडिया जिम्मेदार है, हर चीज के लिए संघ परिवार जिम्मेदार है, हमारे अंदर तो कोई बुराई है नहीं। वो फतवा जहां से आ रहा है वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मुस्लिम सेमिनरी है, वो मौलाना पैदा करती है जो गांव में जाकर के मस्जिदों में इमाम बनता है और खुदा के बाद शरीयत का सबसे बड़ा इंटरप्रेटर वहां माना जाता है। उस गांव में जितने लोग हैं, जिसने कह दिया कि निकाह खारिज हो गया, वो किसी जाहिल आदमी ने कहा होगा जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये फतवे उन सेंटर्स से आ रहे हैं जो ऐसे मौलाना पैदा करते हैं, जो एक आदमी की बात पूरा गांव उसके पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़ता है, इसलिए यह खतरनाक है। फतवों की हैसियत नहीं है, लेकिन वो मौलवी पैदा करने वाले संस्थान है, इसलिए उसकी अहमियत है। और पर्सनल लॉ बोर्ड को अगर मान्यता दी जाती है, उसमें वो अकेला ऐसा आप उससे इत्तेफाक करें ना करें, लेकिन वो एक अकेली ऐसी संस्था है मुसलमानों की जिसमें सारे सेक्ट के लोग मौजूद हैं और उनकी बात सुनी जाती है। उन्होंने शाबानों का केस पूरा पलटवा दिया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बदलवा दिया। आप कैसे कह सकते हैं हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे? अच्छा, मैं इसका जवाब आके 4 पर्सनल लॉ बोर्ड बन गए हैं, मुस्लिम विमेन ने अलग बना लिया है। मैं आपको पूछ रहा हूँ महमूद साहब, आप मुझे बताइए, जेंडर जस्टिस की बात हो, विमेन्स एम्पावरमेंट की बात हो, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज जिसके बारे में शाहिद सिद्दीकी ने बात की, इन मुद्दों पर उर्दू मीडिया में कितनी बहस होती है? इन मुद्दों पर कितने हेडलाइंस होते हैं? समाज में अगर उर्दू मीडिया में इस तरह के बहस होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, होते हैं या नहीं होते हैं? देखिए, इसका बहुत सीधा सा जवाब ये है कि अल्लाह ने जो शरीयत बनाई है कुरान के ज़रिए, वो सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए नहीं बनाई है, वो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए है। लिहाजा जो शरीयत का सही इंटरप्रिटेशन है वो वर्ल्ड लेवल के ऊपर होता है, पूरी दुनिया का। सर, एक मिनट जेंडर जस्टिस की बात होती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं आपको अर्ज करूं, मैं तो मेरा आर्टिकल हर हफ्ते छपता है लार्जेस्ट उर्दू डेली में, तो लिहाजा बहुत क्लोज से जुड़ा हुआ हूं। ये बात आपकी सही है कमाल साहब की कि जो जिस लेवल का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए वो नहीं होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है जिसको कि मौलाना इकबाल ने बहुत पहले से ये कहा था, रिकंस्ट्रक्ट, देयर इज अ नीड टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। उन्होंने 75 साल पहले कहा था, उसकी किताब मौजूद है, हम लोग पढ़ लें। इंटरनली वो वर्ल्ड लेवल के ऊपर मसला तय हो जाना चाहिए, होना। एक मिनट, लेकिन पहली चीज़ तो ये कि कोई मजहब ऐसा नहीं है जिसमें इस तरह की इंटरनल मिस इंटरप्रिटेशन ना हो, लेकिन सारा फोकस मुसलमानों के ऊपर है हिंदुस्तान के कि साहब आपके मजहब के अंदर अंदरूनी तौर के ऊपर क्यों नहीं होता वगैरह, जो कि आज का बहस का मुद्दा भी नहीं है। आज का बहस का मुद्दा बिल्कुल अलग है, इसमें कोई है ही नहीं। मीडिया का इसके लिए अलग एक बैठा जा सकता है। मीडिया का वो मुद्दा है, और मीडिया में ऐसा नहीं कि वही कवर होता है। जब वो एक साध्वी जो है वो रामजादे वगैरह बोलती हैं तो उनकी जबान भी उतनी दिखाई जाती है। जब कोई साध्वी प्राची आके कहती है 10 बच्चे पैदा करना चाहिए, उनके बारे में भी वैसे दिखाया जाता है। जब कोई गोडसे का मंदिर बनाने के लिए कहता है तो पूरा हिंदुस्तान उससे हर्ट होता है और उसके बारे में भी कंडेम करने के लिए खबरें बनाई। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने आपको मिसालें दी, मैंने आपको मिसालें दी। नहीं, कहीं जो सवाल है कि क्या मुसलमानों में एक विक्टिम कॉम्प्लेक्स हुआ है और उस मीडिया ने उस विक्टिम कॉम्प्लेक्स को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया है या उसको एक तरह से प्रोत्साहन दी है, ये सवाल। राजदीप साहब, आपसे एक मिसाल खाली से लेटेस्ट सुन लें, इत्तेफाक की बात है, वो भी स्वामी जी से जुड़ा हुआ है। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नवंबर में एक वो निकाला, नया इक्विटी फंड निकाला, और उसमें कहा कि इसमें जुआ और शराब और इसके जो कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा, जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें कर लें। वो बिल्कुल 2 दिसंबर के बाद 3 दिसंबर को रिलीज़ होने जा रहा था, आखिर वक्त में नहीं हुआ। अब जाकर के आप इंटरनेट पढ़ लीजिए, स्वामी साहब ने 2 दिसंबर को ख़त लिख दिया प्राइम मिनिस्टर को कि पॉलिटिकली जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा इंडिया के लिए, लिहाजा ये नहीं होना चाहिए। मीडिया में कहीं कोई जिक्र ही नहीं आया दूर दूर तक। इतना बड़ा हक मारा गया मुसलमानों का, एक मिनट, लेकिन कहीं कोई जिक्र ही नहीं आया। एक मिनट, एन राम जी बताइए। एन राम जी, यस। Thus far, we have concentrated on what the media are doing unto the Sangh Parivar, the Hindu right, and so on. Now, what do we have to say to Muslim readers, viewers, and so on? I think they have to be more forthcoming. They have to take a more democratic and progressive position, a just position on, say, the gender issue. You can't hide behind religion or the Sharia and so on and deny contemporary Muslim women right to equality.
There's a problem there, but I think we have to work on it, and particularly intellectuals and organizations which believe in justice have to take up these issues. They have to be more forthcoming on issues of free speech. When Hussain Saab's paintings were viciously targeted by the Hindu right, the VHP especially, I think some conservative or conservative Muslim organizations joined in that opposition to his work on these issues, issues on which universal values are involved, free speech, equality, gender equality. On several issues, they have to be more forthcoming. I'm not suggesting that they don't. You know, any number of Muslims, liberal, democratic, progressive Muslims who participate in all these struggles. But you have to have a more articulated, conscious, organized effort to take a clear stand on these issues. And unless you do that, you're talking about 172 million people as of 2011. That's a huge number. And within that number, you have a tremendous resource, a tremendous democratic resource. But the potential, I think, remains to be tapped and developed. And this message must also be conveyed by the media in a more acceptable and persuasive way than has been done so far. एक आखिर का सवाल कोई किसी को मेरा सवाल राजीव, मेरा सवाल जो था आखिर का सवाल मैं उसमें थोड़ा ऐड करना चाह रहा था, बीच में बोलने लगे लोग कि यहाँ पर आप स्वपन दास गुप्ता से जो हमको सुनवा रहे हैं, ये आरएसएस के स्पोक्स पर्सन है या जर्नलिस्ट है, नंबर एक। दूसरे, अगर नहीं है तो क्या इनको पता है कि हमारे घर के पास में हरिद्वार है, हरिद्वार की म्युनिसिपल लिमिट में किसी मुसलमान को जगह खरीदने, दुकान खोलने, मकान बनाने की परमिशन नहीं है आज तक हरिद्वार में, कि फिर 370 पे बात क्यों होती रहती सुबह शाम तक? एक मिनट, एक नया चेहरा, कोई भी एक आखिर का सवाल पूछे। आपके पास, आप माइक ले लीजिए, नहीं उस तरफ कोई ले लीजिए माइक, आपने पहले से अपना हाथ ऊपर किया था। आखिर का एक सवाल कोई पूछ ले। मैं एक सवाल बहुत मुख्तसर से आपसे पूछना चाहता हूँ। बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ बैठी हैं जिनको पढ़ पढ़ के हमने लिखना सीखा है। क्या आप समझते हैं कि ये प्रोफेशन, जो मीडिया का प्रोफेशन था, एक मिशन था, फिर बाद में प्रोफेशन हुआ और आज ये कमीशन बन गया है? और हमारा जो मीडिया है, जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू हुआ है उस वक्त से ऐसा लगता है कि इसके कोई समाजी सरोकार नहीं है, सिर्फ पैसा बनाना है। वो भी पैसा भी नहीं बनाते। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पूरे जर्नलिज्म का बेड़ा गर्क करके रख दिया है इस मुल्क में, एक आध चैनल को छोड़ करके। सर, आप अब मीडिया को दोष देते रहेंगे या नहीं? मीडिया का मसला यह है कि वो अपने आप को के गिरबान में हाथ मुंह डालने के लिए तैयार नहीं है। वो तो सारी जिम्मेदारियां दूसरों के देखिए समय खत्म हो रहा है। मैं आपको 10 सेकंड दूंगा और मैं चाहूंगा कि शेखर गुप्ता 10 सेकंड दे, क्योंकि वो एडिटर रहे हैं। 1 मिनट, क्योंकि आप लोगों ने सबको मीडिया को एक तरह से कटघरे में खड़ा रखा है। जो मुझे डर वही था कि एंड में मीडिया को आप कसूरवार समझेंगे। लेकिन आप 10 सेकंड, विनोद शर्मा जी और फिर शेखर गुप्ता जी 10-10 सेकंड करके हम आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए आप जी। ये जो मीडिया है ये इलिटरेट है, मैंने पहले भी कहा था। इसकी अटेंशन स्पैन बहुत कम है। इतनी कम अटेंशन स्पैन है कि वो आपको घर वापसी के बारे में तो बताएगा, लेकिन ये नहीं कहा था कि ओरिजिनली घर से क्या होता, और ये बात भी नहीं कहेगा कि हिंदुइज्म में रिफॉर्म्स की जरूरत है। ये बात नहीं कहता कभी भी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इतनी सतही लेवल पे डिस्कशन करता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, इस मेज पर भी बैठे हैं जो लंबे आर्टिकल्स लिखते हैं, और उसके लिए भी अटेंशन स्पैन पढ़ने के लिए चाहिए, लेकिन तैयारी करके कोई नहीं आता वहां पर। जो मन में होता है उसको तो आप भी मीडिया को एक तरह से कटघरे में रख रहे हैं। कटघरे में खुद खड़ा हूं, मैं भी मीडिया से हूं भाई। चलिए, मैं कौन सा अलग हूं? लेकिन अपने बारे में अपनी कमियों को मानोगे नहीं तो सुधारोगे कैसे? राजदीप जी, अगर परमिशन दे तो मैं एक सवाल कर सकता हूं। मेरा सवाल केवल आपसे, आप दोनों लोगों से, कमाल जी से भी है और आपसे भी है। सवाल ये है कि आप कितना सफोकेशन फील करते हैं जब ये महसूस करते हैं कि पॉलिटिशियंस, कैपिटलिस्ट और आप तीनों मिलकर करके हम तमाम लोगों को कहीं न कहीं से जिस इलिटरेसी की बात विनोद जी कर रहे हैं वो आप सच में कर रहे हैं। इसलिए मैं दिल्ली से भाग करके हैदराबाद इसीलिए मैं दिल्ली से आकर आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं चाहता तो वहां पूछ सकता था आपसे, इसीलिए सवाल आपसे यहां कर रहा हूं कि आप वहां पे कैसे बेबस हो जाते हैं जब ये महसूस करते हैं कि पॉलिटिशियंस, कैपिटलिस्ट ये दोनों मिलकर के आपका शोषण कर रहे हैं।
हाँ बोलिए। जो आपकी बात है वो पूरी तरह सच नहीं है। मैं पिछले 20 साल से एनडीटीवी में काम करता हूं और आपको पूरी जिम्मेदारी से बता सकता हूं कि आज तक कभी हमारी स्क्रिप्ट कोई दिल्ली में चेक नहीं होती है। जो बेसिक गाइडलाइंस हैं कि आप कम्युनलिज्म के खिलाफ या जो डाउन ट्रॉडन्स हैं, जो मजलूम लोग हैं, उनके हक में खड़े होंगे और जो इनजस्टिस है उसके खिलाफ खड़े होंगे। इसके अलावा कोई गाइडलाइन नहीं। दूसरी चीज एक आपको ये बताना चाहेंगे कि देखिए, जहां पे आप काम कर रहे हैं वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मार्केट ड्रिवन है। वो 500 करोड़ रुपए लगा करके जिसने टीवी चैनल खोला हुआ है उसको पैसा चाहिए उस 500 करोड़ को वापस करने के लिए। वहां रहते हुए हो सकता है कि वो अपनी टीआरपी के लिए कुछ चीजें दिखा रहे हो ताकि वो उसको सस्टेन कर सके, उस बिजनेस को चला सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मीडिया कोई सोशल सर्विस नहीं कर रहा है। वहां रहते हुए लोग तमाम तरह के काम करते हैं। हो सकता है कोई चैनल जो भूत दिखा रहा हो वो चैनल तमाम तरह की बुराइयों के खिलाफ भी आवाज उठा रहा है। तो ये पूरी तरह सच नहीं है। जो जनरल परसेप्शन है कि कोई हम जो पूंजीपति लोग हैं उनके गुलाम हैं, इसके बिक गए हैं। और ये हम रोज सुनते हैं, जिस पॉलिटिशियन के खिलाफ हम खबर बनाते हैं वो अगले के लिए कहता है कि उसने हमको खरीद लिया है। तो ये पूरी तरह सच बात नहीं है, क्योंकि हम उस प्रोफेशन में हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। एक कंक्लूजन निकल रहा है कि मीडिया ने कहीं ना कहीं एक कम्युनल भावना बढ़ाई है, एक कट्टरवादी भावना बढ़ाई है। मीडिया ने मुसलमानों को कटघरे में खड़ा रखा है। क्या ये किस हद तक सच है कि मीडिया को आत्मचिंतन करना पड़ेगा, केवल समाज को नहीं लेकिन मीडिया को भी? शेखर गुप्ता, 30 सेकंड्स। राजदीप, दो बातें हैं। एक तो मैं विनोद से डिसएग्री करता हूं कि ये मैनेजमेंट्स का या मालिकों का या कोई सुपर नेचुरल पावर्स का दबाव रहता है कि पत्रकार लोग, साफ़ी लोग उसको करें। मुझे लगता है कि जो साफ़ी लोग हैं उनको अभी इस वक्त इतनी स्टारडम की भूख हो गई है। और जब से सोशल मीडिया, हालांकि अब तो मैं भी सोशल मीडिया में हूँ 6 महीने 7 महीने से, लेकिन वो सब अपने जो इको चैम्बर है, ट्विटर है, फेसबुक है, सोचते हैं कि इसमें क्या रिस्पॉन्स होगा मैं कुछ लिखूंगा तो, और मैं कुछ कहूँगा तो वो तो सब अपने मार्केट को एड्रेस कर रहे हैं और उसमें दे डोंट वांट टू बी कंफ्यूज विद फैक्ट्स। और उसमें बड़ा सिंपल एग्जांपल है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस कोई नहीं सोचता है कि 2012 के दिसंबर में एक एलओसी पे इंसिडेंट हुआ, एक इंडियन सोल्जर वाज beheaded. It was a terrible incident. No soldier should be beheaded. It was a terrible thing to happen. But आप उस टाइम का टीवी देखिए और प्रिंट भी बहुत देखिए कि साहब ऐसा कैसे कब तक चलता रहेगा, इसको बंद कर देना चाहिए और पाकिस्तान के साथ बात कैसे हो सकती है। किसी ने ये नहीं कहा कि उस सारे साल में 365 दिनों में एलओसी पे भारतीय सेना की सिर्फ कितनी जाने गई थी? 2 जाने गई थी। वही 2 जो उस इंसिडेंट तो आप कह रहे हैं मीडिया लोगों को मिसलीड कर रही है? नहीं, मीडिया अपने आप को मिसलीड करिए। तो मैं इससे भी बिल्कुल असहमत हूँ। बिल्कुल गलत बात है कि मीडिया किसी की गुलाम है और कोई बड़ा कबाल है कॉर्पोरेट्स का और पॉलिटिशियंस का जो कर रहा है। मैं 20 साल तक इंडियन एक्सप्रेस का एडिटर रहा हूँ, जिसके बीच में नरसिम्हा राव, देवेगौड़ा, गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे। मैंने कभी आज तक कोई प्रेशर नहीं देखा। उससे पहले भी करीब 20 साल में जर्नलिस्ट रहा हूं, मैंने कभी ऐसा कोई प्रेशर नहीं देखा। लेकिन एक लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म मीडिया में जरूर है जो अब बढ़ गया है, क्योंकि हर शाम को एक जजमेंट पे अराइव करना पड़ता है आपको आधे घंटे के अंदर अंदर। आई थिंक बोथ आर राइट। आई थिंक एक तो कॉर्पोरेट कंट्रोल, एक तरफ अनप्रोफेशनलिज्म, एक तरफ स्टारडम, एवरीथिंग इज देयर। एंड एक चीज़ मैं पूछना चाह रही हूँ और आपसे भी ये कहना चाह रही हूँ कि ये हम लोग इतना ज़्यादा देख रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी को या शाही इमाम को कि आई थिंक, डोंट यू थिंक दैट वी आर रियली मिसिंग द बग, दैट जो एक्चुअल चेंज आ रहा है मुसलमान में भी और कम्युनिटीज़ में, इट्स कमिंग थ्रू द यूथ। आई जस्ट वांट टू कंप्लीट दिस राजदीप, बिकॉज इन कश्मीर आई थिंक नन ऑफ यू नोटिस्ड मच लेटर, जब स्टोन पेल्टिंग हुई 2010 में, एवरीबडी सेड दीज आर टेररिस्ट. Later, I think media started recognizing that there has been a complete shift in the youth of Kashmir. Similarly, there's a shift in the youth of rest of India. Like in Delhi, they voted out Ghar Wapsi, they voted out Love Jihad. उसमें मुसलमान भी था और हिंदू भी था। आपने अपनी बात रखी। नजम सेठी जी, आप पाकिस्तान से आए हैं, इसलिए आपसे शुरुआत भी की थी, आपसे एंड भी करेंगे। कमाल से फिर फाइनल समरी लेंगे, लेकिन 15 सेकंड में हमें बताइए, क्या आपको लगता है ये बदलाव आ रहा है, दोनों देशों में आ रहा है, यूथ में आ रहा है? क्या वाकई लोग कह रहे हैं यार मीडिया पे जो कुछ है ठीक है, लेकिन हम जानते हैं हमको कहाँ आगे जाना है? देखिए, वहाँ से एक सवाल आया था, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। आपने ये पूछा कि
कि मीडिया ने मिशन अपनी छोड़ दी है कि नहीं। बात यह है जी कि 95% मीडिया की अब कोई मिशन नहीं है। मीडिया कॉर्पोरेट सेक्टर की प्रॉफिट्स के पीछे है और कोई मिशन नहीं है। मगर इसके साथ साथ ये कहना ज़रूरी है कि आम आवाम भी जो बात मीडिया बेच रहा है उसको ख़रीदना चाहते हैं और उनके अंदर भी तालीम की ज़रूरत है। इसका ये मतलब है कि मीडिया का वो रोल जिसमें उसका मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए उसके ऊपर हमें ज़ोर देना चाहिए। मीडिया को अपनी जिम्मेदारियां का एहसास होना चाहिए। जैसे महमल सरफराज ने अर्ज़ किया, आवाम ने रिजेक्ट नहीं किया रैशनल थिंकिंग, आवाम ने सेंसिबल थिंकिंग, नॉलेज बेस्ड डिस्कोर्स को रिजेक्ट नहीं किया। बहुत से एग्जांपल्स हैं कि वो भी चीज़ बिकती है, मगर बेचने वाले भी तो हों। मगर अगर आप पहले दिन से ही आपने लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को बेचना है तो फिर वही बिकेगा। हिंदुस्तान में एक भी जर्नलिस्ट ऐसा नहीं है जिसने आवाम के साथ वो कनेक्ट डेवलप किया है कि आवाम ये कहे कि ये हमसे झूठ नहीं बोलेगा। एक भी नहीं है ऐसा आज के दिन। अमेरिका में थे किसी जमाने में, दिस मैन विल नॉट टेल अ लाई टू अस। There is not a single journalist who can stand up and claim that. Okay. और people will say for him. कमाल जी आप आखिर में समाप्त कीजिए 30 सेकंड्स में। देखिए ऐसा है कि सोसाइटी में भी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। जहां औरतों के खिलाफ तमाम ऐसे मामले हैं जहां पे इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है और मीडिया में भी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है जो नेगेटिविटी मीडिया के बारे में बताई जा रही है। बहुत सारे लोग बहुत बेहतर काम करते हैं और बहुत सारी कम्युनल हार्मोनी की और दूसरी चीजें बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेहतर काम नहीं कर रहे, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनको मार्जिनलाइज करना चाहिए जो नहीं होता है। मिसाल के लिए बस हम 1 मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे। पिछले दिनों हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें हमने बताया कि यूपी के 75 जिलों में मुसलमान रामलीला करते हैं किसी ना किसी तरह से, चाहे वो लाइटिंग के करते हो, चाहे स्टेज बनाते हो, चाहे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का रोल करते हो, और जब वो करते हैं तो हिंदू लोग उनके आके पांव छूते हैं। ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं। अयोध्या में एक मंदिर है जहाँ पे 7 मजहब की पूजा होती है और एक साधु हैं बहुत बुजुर्ग, अभी उनका इंतकाल हो गया। हमने खुद अपनी आंख से उनको देखा है जो खाने काबा की तस्वीर रख के उसकी आरती उतारते हैं, क्योंकि उसकी शबीह उसकी कोई काबा की कोई रेप्लिका नहीं बनाया जा सकता है। बहुत तरह के लोग हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं। दंगों के दौरान बहुत सारा मीडिया ऐसा काम करता है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दंगे जब शुरू होते हैं तो उसको दिखाया नहीं जाता है। बरेली का जो दंगा था जिसमें बाद में 1-1.5 महीने कर्फ्यू चला, किसी भी हिंदुस्तान के टीवी चैनल ने तकरीबन 1 हफ्ते तक उसको इसलिए नहीं दिखाया कि तस्वीरें देख करके लोग और दंगा भड़कता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पॉजिटिव हो रही हैं, लेकिन और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है और बदलाव की जरूरत है हमारे अंदर भी और सोसाइटी के अंदर भी। यहाँ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। बहुत बिल्कुल पॉजिटिव है। हम कह रहे हैं कि एक तरह से बदलाव की जरूरत है मीडिया में भी, समाज में भी। इससे बड़ी पॉजिटिव बात क्या हो सकती है? नहीं, कोई मर जाता है उसके धर्म का नाम लिखा, हाँ? हिंदू मर गया, मुसलमान मर गया। नहीं, हमने ये नहीं कहा। अब हमने न्यूज नहीं, कमाल खान ने न्यूज सप्रेशन की बात नहीं कही। उन्होंने कहा उन्होंने कहा जब दंगे होते हैं हमें उन दंगों को सेंसिटिव तरीके से लोगों के सामने लाना है। नहीं, न्यूज सप्रेशन की बात नहीं। देखिए न्यूज सप्रेशन क्या है, हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए ऐसा है कि एक न्यूज चैनल देखिए ऐसा है, नहीं सर, ऐसा है कि अगर सच बोलने से दंगा हो रहा है तो वो सच कभी नहीं बोलना चाहिए। यही हम कह रहे हैं। नहीं, आप उसको सप्रेशन गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है कि अगर सच बोलने से अगर शिया सुन्नी मर जाते हैं सड़क पे तो हमें थोड़ी देर उसको नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई जलते हुए ताजिए की तस्वीर दिखाने से कोई घर से मरने के लिए निकल आता है तो हम वो खबर नहीं दिखाते। अगर आप उसको न्यूज सप्रेशन कहते हैं तो उस सप्रेशन के लिए हम हमेशा तैयार थे और हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि हमारी नजर जो है उस कम्युनिटी के लिए है। हम उसके लिए काम करते हैं कि वो दंगा ना करे। अगर किसी जलते हुए ताजिए की तस्वीर दिखाने से, अगर किसी मस्जिद या किसी मंदिर में हमला दिखाने से अगर लोग सड़क पे निकल आते हैं तो हम उस न्यूज को हमेशा सप्रेस करेंगे। चलिए, लेकिन एक बात नहीं, अब ऐसा है, there are 4 pillars of the Indian state। एक ही पिलर है जो कहता है कि मैं प्रॉफिटियरिंग करता हूं, और वो मीडिया है।
मुनाफाखोर एक ही पिलर है। इस पर हम ये बहस यही समाप्त करते हैं। सभी हमारे पैनलिस्ट के लिए एक जोर से तालियां भाई और बहनों। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।